नहीं वो दूर पैसा ना रूम बोलते हैं बाकी तो सब रूम सब रहती है। गौरव सर, ओके। सो बेसिकली हमने जो कल सीखा रिगार्डिंग एनबीएफसी कि एक एनबीएफसी क्या होती है एंड कैसे हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और रिक्वायरमेंट पॉलिसीज क्या है, क्लासिफिकेशंस, और थोड़ा बहुत हमने जाना कि उसका रिटर्न्स कैसे फाइल करते। एक क्विकली 10 या 15 मिनट में एक हम रिकॉल कर लेते हैं पिछला कि एनबीएफसी क्या होती है। कि एनबीएफसी वो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 45 में रजिस्टर्ड होती है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, लिस्टेड हो सकती है, दैट इज नॉट एन बैरियर। एक्टिविटी के हिसाब से देयर आर डिफरेंट टू टाइप ऑफ एनबीएफसी, लोन मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। टाइप ऑफ एनबीएफसी ब्रॉड कैटेगरीज में हम उसको दो में डिवाइड करते हैं, एक डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब क्वेश्चन आता है कि डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट फर्दर दो क्लासिफिकेशन है आपका। एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कंपनी, मतलब जिसका एसेट साइज 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रहता है उसको हम सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस बोलते हैं, और जिनका 500 करोड़ से कम रहता है उसको नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस बोलते हैं। अब बेस्ड ऑन द एक्टिविटी कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई ने कैटेगरी डिवाइड की है कि एनबीएफसी को कौन कौन से कैटेगरी में हम रखते हैं। मान लीजिए आपकी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो कौन सी एक्टिविटी करती है उसके ऊपर आरबीआई का सर्कुलर और नोटिफिकेशन, मास्टर डायरेक्शन अप्लीकेबल रहेगा। पहला जो हमने बताया था वो है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कमेटी, मतलब इस कैटेगरी के अंदर आपकी लोन कंपनी जो नॉर्मली लोन प्रोवाइड करती है, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट करती है, तीसरा एसेट फाइनेंस जो व्हीकल फाइनेंस या फिर एसेट्स लेने के लिए लोन करती, खास करके व्हीकल से रिलेटेड। तीसरा दूसरा कैटेगरी जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, रोड, डैम्स, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, इस सब के लिए जो उस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, ये होती है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसी कंपनी जो अपने ग्रुप में इन्वेस्ट करती है लेकिन इसका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, इस वाली कैटेगरीज में जो हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का मिनिमम का एसेट साइज 2 करोड़ से ज्यादा हो उसका जो कैपिटल होता है, लेकिन जब हम कोर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसका एसेट 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पहली कंडीशन सर्टिफाई करोगे। देन चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस, जो खास करके डेट, एनसीडीज इस सब में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। माइक्रो फाइनेंस स्मॉल टिकट साइज लोन, 50,000 तक का लोन ग्रुप फाइनेंस करते हैं, उनको देते जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डील करते हैं, जैसे सब्जी वाले हुआ, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुए, पान पट्टी शॉप वाले, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं रहता है, वो उनको लेंडिंग जो कंपनी करती है 50,000 तक का लोन, मैक्सिमम टिकट साइज उनका होता है, वो माइक्रो फाइनेंस में आते हैं। फैक्टरिंग जो बिल डिस्काउंटिंग, एलसी, बीजी, कॉर्पोरेट गारंटीज का जो डिस्काउंटिंग करती है कंपनी, वो आ जाएगी आपकी फैक्टर कंपनी में। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो कि फ्यूचर में उनको बैंक सेटअप करना है, पेमेंट बैंक या रिटेल बैंक या फिर डिपॉजिट या किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग बैंक और सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए ये एनबीएफसीज होती हैं। नाउ क्वेश्चन आया था कि हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, कल एक क्वेश्चन आया था कि आरओसी कई बार मांगते हैं कि आरबीआई का अप्रूवल, तो हमें उनको अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर कैन गिव द डिक्लेरेशन कि जैसे हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी हम आरबीआई में लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और अपनी बिजनेस एक्टिविटी तभी चालू करेंगे जब हमें आरबीआई से लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा मोटिव है एक एनबीएफसी कंपनी चालू करना, तो मुझे नेट ओन फंड 2 करोड़ चाहिए मिनिमम, यानी कि मेरा जो कैपिटल होगा चाहे वो शेयर कैपिटल में हो या फिर रिजर्व में हो बाय वे ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा 2 करोड़ होना चाहिए, तभी हम एक एप्लीकेशन कर सकते हैं आरबीआई में। और साथ ही साथ ये भी फ्रॉम डे वन से
आपको ध्यान देना है कि 20% आपका जो प्रॉफिट है, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको एक स्पेशल रिजर्व में करना है, और उसका यूटिलाइजेशन आप विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको उसका वो 20% को यूज करना है आपकी बिजनेस एक्टिविटी में या एक्सपेंशन करने के लिए, तो आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। देन हमने डिसाइड किया था, बताया था कि पॉलिसीज क्या होती है। ये एक जनरल स्टैंडर्ड पॉलिसीज है। अब आप जैसा कि गौरव जी ने बताया, पूछा था क्वेश्चन कि हमारी सब्सिडरीज है, हमने उसमें होल्डिंग है मेरी 100%, और मेरा कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है, हम कुछ आउटसाइडर नहीं करते। आप ठीक है, दैट टाइम फिर भी आपको ये जो पॉलिसीज है, आपको मैंडेटरी इतनी पॉलिसीज आपको बना के रखना ही पड़ेगा। आरबीआई का ये कहना है, उनके भी सारे मास्टर डायरेक्शन में इसका हमने डिटेल में बताया था, केवाईसी पॉलिसी, फेयर प्रैक्टिस पॉलिसीज क्या होती है एंड ऑल द थिंग्स। देन हम अब नेक्स्ट जो अपना आएगा कि हमारी कंपनी बन गई, कंपनी मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, हमारा लोन कंपनी है, एसेट्स कंपनी है। उसके बाद हमारा आता है कि भाई पॉलिसीज बना लिया हमने कंपनी का, अब हमको रिटर्न फाइल करना होता है, जो एक मेन काम है। बाकी के कंप्लायंस जो एनबीएफसी को, चाहे वो इनकम टैक्स का था, आरओसी का था, वो तो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। हमको एनुअल रिटर्न क्या है, अभी तक जो इतने सालों से चलता आ रहा था, वो कॉस्मोस फाइलिंग का पोर्टल चला था आरबीआई में, जो उसके ये सारे रिटर्न थे, ये दोनों रिटर्न आपके एनुअल रिटर्न होते हैं, ये आपके क्वार्टरली मंथली रिटर्न है, ये आपका एनुअल रिटर्न है। लेकिन जब एक्सबीआरएल आ गया, पिछले कई सालों से आया था, जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस के लिए एप्लीकेबल था, बैंक इसी पोर्टल से बैंक अपनी फाइलिंग करती है एक्सबीआरएल मेथड में, तो वो अब एनबीएफसी को भी एप्लीकेबल कर दिया। तो उसका जो नया रिटर्न का नाम है डीएनबीएस 2, डीएनबीएस 4A एंड 4B, जो कि 100 करोड़ से ज्यादा अगर आपका एसेट साइज रहेगा, तो ये दोनों रिटर्न आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे, खास करके ये दोनों। ये ऑडिटर का सर्टिफिकेट है। प्रैक्टिकली में आरबीआई का कहना है कि ऑडिटर अपने लॉगिन से ये सर्टिफिकेट, ये रिटर्न अपलोड करे, बट प्रैक्टिकल में ज्यादा करके कंपनी ही उनकी लॉगिन आईडी यूज करके और अपलोडिंग करती है। यह एक रिटर्न है। अगर आपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है अपनी कंपनी से किसी भी फॉरेन कंपनी में, चाहे आपने सब्सिडरी ओपन की है, वहां पे एसोसिएट कंपनी ओपन किया है, अपनी ब्रांचेस ओपन किया है, तो आपको ये रिटर्न भरना है। अगर लेकिन आरबीआई का क्या कहना है कि अगर आपने भाई कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपको नील रिपोर्टिंग करनी है ऑन क्वार्टरली बेसिस पे। एंड देन हमारे ड्यू डेट की बात किए थे, अप्रैल के जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, अगर हम 1 अप्रैल की बात करें, तो कोई भी एनबीएफसी में सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुला करके आइदर सर्कुलर रेजोल्यूशन, या फिर आपको फिजिकल बोर्ड मीटिंग, या फिर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुला करके रेजोल्यूशन पास करना होता है दैट कंपनी इज नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग अ पब्लिक डिपॉजिट। वो 30 अप्रैल से पहले आपको करना होता है। एंड क्वार्टरली रिटर्न का ड्यू डेट होता है 15 डेज ऑफ इन द क्वार्टर। हाफ ईयर का ड्यू डेट होगा 30 डेज। अब देखो, क्वार्टरली रिटर्न में हमने बताया था ये रिटर्न आपका क्वार्टरली जाता है अगर आप 100 करोड़ से कम है। अगर आपका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है तो डीएनबीएस 4B आपका क्वार्टर में जाएगा। एंड हाफ ईयरली रिटर्न में लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और एफडीआई का रिटर्न, आपकी कंपनी के अंदर एफडीआई है या नहीं है, ये दोनों को आपको आरबीआई को देना पड़ता, सपोर्टेड बाय ए बोर्ड रेजोल्यूशन। ये हमने कल इसके ऊपर सीखा था। देन एनुअल रिटर्न, और कल हमने बताया था ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम जस्ट हम आपको लाइव में आपको एक सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं, हाउ दिस सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। एक मिनट, मैं आपको विंडो जस्ट वेट, ओके। ये आपको आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी हमारी। ये हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ये सॉफ्टवेयर है। जब आप लॉगिन करोगे पोर्टल पे, जब आप लॉगिन करते हो पोर्टल पे, तो लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने बताया था कल आपको,
जस्ट एक मिनट, मेरा पूरा विंडो, व्हाइट बोर्ड, डैशबोर्ड, राइट, ओके, ओके। तो ये हम चले गए गूगल पे एंड देन हम चले गए आपके आरबीआई की साइट पे। आप यहाँ देखो, ये ऑनलाइन पोर्टल है। जब हम यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आगे बढ़ने के बाद जब हम इस पोर्टल पे डाउनलोड रिटर्न पैकेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर हमें वहां पे डाउनलोड हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड होने के बाद कौन सा रिटर्न आपको फिल करना है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको डीएनबीएस 2 फिल करना है। यहाँ इस पोर्टल पे आप कंपनी का कोड डाल लीजिए, जो भी MUM से स्टार्ट होता है, ऑलवेज एक कैपिटल में, आप उसके आगे न्यूमेरिकल नंबर होगा, फिर गेट डिटेल करेंगे, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब वो पर्टिकुलर रिटर्न आप प्रोविजनल बेसिस पे फाइल कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल अभी इस साल का कि मेरा ड्यू डेट था 30 मई, लेकिन आरबीआई ने 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया था ड्यू टू कोविड। अब 30 जून तक मुझे फाइल करना था। बहुत सारी कंपनी की ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई थी, तो क्या आरबीआई ने बोला ठीक है, आपको ऑडिट नहीं कंप्लीट हुआ, नो डाउट, आप अनऑडिटेड फिगर भेज दीजिए मुझे। अगर आपका ऑडिट कंप्लीट होता है तो आप ऑडिटेड एक ही बार आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे अनऑडिटेड भेज सकते हैं। आप अगर अनऑडिटेड कर दिया देन यहाँ पे आपको क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का पुट करना पड़ेगा 31 मार्च ये, और ऊपर का डिटेल ऑटोमेटिक को कैप्चर कर लेगा। अनऑडिटेड होगा तो ये भरने की जरूरत नहीं है, सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे ये डेटा तो आपके पास एक इस तरह का एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, ओपन होगी। ये जब एक्सेल शीट अपलोड होगी, डाउनलोड होगा पोर्टल से, तो ऑन द सेम दो चीज है। ये जब एक मिनट इसको बंद करेंगे तभी वो ओपन करने देगा मुझे। रिटर्न स्टार्ट करने से लेकर के आखिरी तक आपको मेक श्योर कि आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि ये जो रिटर्न्स है, ये जो एक्सेल सीट है, ये इसमें कई जगह पे वो ऑटोमेटिक आपके आरबीआई का जो मैंने पोर्टल दिखाया था, ये पोर्टल, इसके अंदर जो मैंने कल बोला था प्रोफाइल अपडेट करना, वो प्रोफाइल अपडेट और डेटा अपडेट को वो चेक करता रहता है। तो मेक श्योर कि जब तक आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका इंटरनेट एक वर्किंग कंडीशन में आपके पास अवेलेबल रहे। और दूसरा, मैं वो रिटर्न पे आ रहा हूँ, ये सारा डेटा वो कैप्चर करता है। आपने जो कंपनी में डिटेल इंसर्ट किया था, जो आपने डिटेल इंसर्ट किया था, वो डिटेल को वेरीफाई करता है, उस डिटेल को वो चेक करता है कि सही, ये डिटेल आपने जो डाली है वो डिटेल सही है या कि क्या है। इस तरह का आपका रिटर्न अभी तक, ये अभी अंदर ही अंदर वर्किंग कर रहा है, ये अभी तक हुआ नहीं है। इट टेक टाइम, एक डेढ़ मिनट लेता है, जिसमें सारे रिटर्न पूरा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन सब वो वेरीफाई करता है आपकी डिटेल। ये डिटेल वेरीफाई होने के बाद आई जस्ट कम, जैसे ये ओपन होता है मैं आपको ये शो करता हूं। देखिए ऐसे चीज आ जाएंगी, यहाँ पे सारे आपके जो यहाँ पे सीट है, इस सीट की इंफॉर्मेशन की कौन सी सीट में क्या काम होता है। यहाँ पे एक चीज है, अगर आप सभी लोगों ने पहले भी कभी आईटी रिटर्न फाइल किया है या XBRL करते हो कंपनी एक्ट का, तो आपको वहां पे आता है कौन से फील्ड में डेटा भरना होता है, कौन सा फील्ड ऑटो फील्ड है, कौन से फील्ड ब्लॉक डेटा है, वो सारी रिपोर्टिंग होती है। ऑन द राइट हैंड साइड आप देखते हो चेंज इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कभी लगता है कि आज मैंने रिटर्न फाइल बनाया और फिर मुझे लगता है अरे नहीं 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 वो रिटर्न तो गलत है, तो वो आप डिटेल यहाँ पे चेंज कर सकते हो। डिलीट और रो, अगर आपको कोई इंसर्ट करना है डेटा, अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे एक रो है, अगर मुझे यहाँ पे 2 रो डालना है, ये डिटेल क्या ब्रांच की है, तो यहाँ से वो ऐड और रिमूव हो जाता है। सारी चीजें होने के बाद मैं अभी एक वन बाय वन आता हूँ। पहले मैं राइट साइड वाला बता देता हूँ। सब चीजें डेटा फिल करने के बाद जनरेट XML पे आप क्लिक करते हो इस पर्टिकुलर आइकॉन पे, तो ये पूरा आपकी एक्सेल शीट को एक तरह से समझ लीजिए प्री स्क्रूटनी करता है।
जैसा हम कंपनी ई फॉर्म को प्री स्क्रूटनी करते हैं, सारी प्री स्क्रूटनी करेगा, कहाँ पे आपने कॉमा डाला है, कहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ा है, कहाँ पे फिगर गलत डाल दिया है, कहाँ पे फिगर आपको मैच नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर एक सीट में आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, दूसरे सीट में इंफॉर्मेशन कुछ दी है, वो मैच नहीं कर रहा है, ये पूरा चेक कर लेगा। जब ये पूरी तरह से चेक कर लेगा, सारा डेटा चेक कर लेगा, तो आपको एक ऐसा एक्सएमएल फाइल जनरेट होगी, छोटी सी एक्सएमएल फाइल जनरेट होगी इस तरह की, ऐसे आपकी एक एक्सएमएल फाइल जनरेट, यही एक्सएमएल फाइल आपकी वहां पे अपलोड होती है आरबीआई की साइट पे जाके। अब आप देखेंगे कोई भी रिटर्न है, जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे तो पहले तो आ जाएगा डिटेल ऑथराइज पर्सन, मतलब ये जो पहला, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसमें कंपनी का नाम आता है, फाइल इंफॉर्मेशन, कंपनी का नाम, कंपनी का कोड, कंपनी के डिटेल। दूसरा ऑथराइज सिग्नेचर, कौन पर्सन साइन कर रहा है, उसका नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ फाइलिंग, प्लेस, ईमेल आईडी, मोबाइल, जो कुछ है। दूसरा है, अब यहाँ से आपका बैलेंस शीट का सोर्सेस ऑफ फंड, आपका पूरा लायबिलिटी वाला पूरा क्लॉज कैपिटल सब डिटेल है आपका यहाँ पे। दूसरी चीज, जिस चीज जो डेटा नहीं है आपको वहां पे जीरो लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं जो आपके पास फिगर है, मान लीजिए मेरे पास शेयर कैपिटल है और प्रीफरेंस नहीं है, तो नहीं है तो जीरो लिखो, आपको कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है इसमें। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो प्री स्क्रूटनी में वो जो है यहाँ पे जो जनरेट आप करेंगे XBRL फाइल, वहां पे वो आपको एरर बताएगा, फिर बार बार आपको उस एरर के लिए जाना पड़ेगा। सेम, अब आप जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि एसेट साइज, देन आप आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, देन आपका एनओएफ का कैलकुलेटर, एनओएफ के बारे में आएगा, देन फिर आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब क्या आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्या आप डेप्थ इन्वेस्ट करते हो, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो 1 by 1 आपको क्या करना है कि एक एक टैब को ओपन करना है और एक एक टैब को फाइल करना है। यहाँ पे एक चीज माने, मान लीजिए कि आपने अकाउंट डिपार्टमेंट से आपने बैलेंस शीट को एक्सेल में मंगा लिया कि भाई मुझे कॉपी पेस्ट करने समय या फिगर के समय गलत ना हो, सारे फिगर लेक्स में रहते हैं। आपने क्या किया, कभी कभी लोग करते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब किसी दूसरे एक्सेल शीट से कॉपी करेंगे, यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। कभी ये गलती मत करना, अगर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखिए एंड देन कंट्रोल C। डायरेक्ट पेस्ट करेंगे, इसका कुछ फॉर्मेटिंग है, इसका कुछ डिटेल है, वो ब्लैंक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये इतनी बड़ी एक्सेल शीट आप अगर समझेंगे तो कुछ 26 या 27 एक्सेल शीट है, ये सब मिला जुला के अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये सारा डिटेल जो है ये कुछ आपका 25 एक्सेल सीट है, 25 सीट है। अगर आप किसी एक सीट के एक ब्लॉक में कहीं गलती कर दिए कॉपी पेस्ट करते समय, तो आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। फिर आपको वो क्या होता है, फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, वो फिर प्री स्क्रूटनी नहीं होगा, वो फिर XML जनरेट नहीं होगा, फिर आपको दोबारा फिर से फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ेगा। इसके लिए जब भी आप कोई डेटा कॉपी पेस्ट करते हो, लाइक खास करके डायरेक्टर्स की डिटेल, डायरेक्टर्स का नाम, अब यहाँ पे देखो मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, सिंपली आप इस बार में जाइए और यहाँ पे नाम लिख दीजिए और इंटर करिए, आ जाएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कभी भी आप कॉपी पेस्ट ऐसा मत, यहाँ पे डेट आता है, सेम वे में यहाँ पे दिन नंबर डालना है तो MCA से कॉपी पेस्ट मत करिए, कॉपी पेस्ट करना है तो डबल क्लिक करिए, उसके बाद आप कंट्रोल V का बटन दबाइए। सेम वे में सब जगह, कभी ये नहीं कर। अब यही चीज मैंने बताया था, अब एक सीट है मेरे पास, तो मान लीजिए 2 डायरेक्टर हैं, तो ऐड रो का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड रो करोगे, कितने रो ऐड करना, 2 रो है वो ऐड करोगे, 2 रो आपको दिख जाएगा, 2 डायरेक्टर का डिटेल आप डाल दीजिए। तो इन द सेंस इस तरह से आप सारी चीजें आप जो है आप फिल करते करते आप जाएंगे। सेम डायरेक्टर का नाम आता है, देन शेयर होल्डिंग पैटर्न आती है, जितने भी होते हैं आपके सारे डिटेल ये आ जाती है। ये डिटेल आप भरने के बाद XML जनरेट करेंगे, फिर वो XML जनरेट होने के बाद आपको कंपनी के पोर्टल पे जाके अपलोड करना। ये आपका बेसिकली यहाँ तक आपके रिटर्न फाइल होते हैं। इस पर्टिकुलर रिटर्न फाइल करते समय अगर किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है प्लीज। मेरा क्या बोलना है सर, ये जो 12 या 13 शीट्स थी, अगर एक बार सिर्फ उसके हेडिंग भी आप एक्सप्लेन कर दें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। श्योर, मुझे लगा कि श्योर। हाँ, वो 2 ही रिटर्न बेसिकली एप्लीकेबल है, वो 3 रिटर्न जो आपने कल बताया, SSC, DNBS 02, तो एक बार अगर हेडिंग भी दिखा देंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमको। श्योर, तो मैं पहले एनुअल रिटर्न का ही स्टार्ट करता हूँ, अब ये थोड़ा टाइम लगेगा।
श्योर श्योर। और हाँ, ये रिटर्न फाइल कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हम डालते हैं, खास करके हमने कुछ डिटेल डाल, फिर भी हमें वो एरर बता रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे वो एरर आता रहता है। अगर एरर का शॉर्ट में देखूं, मेरे पास एरर का स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा है। अगर कोई एरर का, आई थिंक ये एक एरर है, लेट मी ओपन, अगर बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एरर का समझ में नहीं आता। तो आरबीआई की एक डेडिकेटेड लाइन है जो ये पोर्टल ने बना, जिस कंपनी ने इस पोर्टल को डेवलप किया है, उनका एक कस्टमर बेस है। ठीक है, कोविड में थोड़ा सा वो लोग डिले रिस्पॉन्स करते हैं, बट वो रिस्पॉन्स करते हैं। आप इनको डायरेक्ट फोन करिए, उसका नंबर आप साइट पे जब आप जाएंगे, जब यहाँ साइट पे जाएंगे, यहाँ पे अगर नीड हेल्प, अगर नीड हेल्प पे जाएंगे तो यहाँ पे नंबर दिया आयरिस बिजनेस सॉल्यूशंस, जो ये पोर्टल को मेंटेन करता है, ये 2 नंबर है। आप उनके नंबर पे फोन कर सकते हैं, या इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का भी रिस्पॉन्स आता है, आई कैन से कि नहीं आता है, और फोन पे भी वो लोग बताते हैं कि क्या है। ठीक है, सो अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन में देखेंगे तो पहला तो मैंने बता दिया कि अथॉराइज सिग्नेटरी क्या होता है। दूसरा सीट है आपके लाइबिलिटी साइज की, आपका इक्विटी कैपिटल क्या है, रिजर्व। देखिए, मैं जो आपकी बात कर रहा था, स्पेशल रिजर्व 20% आपको बना के रखना पड़ता है, जनरल रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व है। अगर आपको कोई, आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको कोई एक स्पेशल रिजर्व भी बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हो। रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, सब डिटेल जो भी हम बैलेंस शीट से बनाते हैं, सारी डिटेल आएगी। लोन बैलेंस सेम, अब आपका एप्लीकेशन ऑफ द फंड आ जाएगा, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, कोर लोन देते हो। देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा डिटेल, प्रॉफिट, एनओएफ का कैलकुलेटर, क्योंकि ये मेन है। ये आप जो ये सीट है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, आपको डेटा यहाँ डालना है, इस व्हाइट वाले में, इस पे वाले में नहीं डालना, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में नेविगेशन में बताया था कि कहाँ पे डेटा आता है, कहाँ पे डेटा नहीं आता है। तो एनएफ का कैलकुलेटर है। देन फिर ये आप में आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि आप कैपिटल मार्केट में जाते हो, क्या आप इंडिविजुअल को लोन दिए हो, कॉर्पोरेट को लोन देते हो क्या, एडवांस टू स्टॉक ब्रोकर आपने कहीं फिल करके रखा है क्या, फंड बेस रियल एस्टेट में है आपका, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में, अलग सेक्टर में, वो एक एक चीज का वेरीफाई। फॉरेन अगेंस्ट सेम आता कि फॉरेन आपका फंड क्या है, इक्विटी में आप कितने फॉरेन में, बोरोविंग कितनी है आपकी, बॉन्ड डिवेंचर आपका कुछ फॉरेन सोर्सेस ऑफ फंड है क्या, यानी कि एफडीआई है क्या आपकी कंपनी में। देन फिर आता है एनबीएफसी एक्सपोज टू अदर ग्रुप कंपनीज। क्वेश्चन है कि अभी अब ग्रुप कंपनी की बात, क्या आपने अपने ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट किया, आप मान लीजिए एनबीएफसी होल्डिंग कंपनी है और आपने अपने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ आ जाएगी, पेन नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, आपने लोन दिया है उसको कि इक्विटी में इन्वेस्ट किया है कि प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किया है, वो चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। देन अब आपका आता है खास करके इन्वेस्टमेंट और लोन कंपनी के लिए है कि कौन से सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है, क्या वो फूड क्रेडिट सेक्टर है, नॉन एग्रीकल्चर या सेक्टर, ये सब एडिट नहीं होगा, यहाँ पे आपको डेटा डालना होता है। फिर आप माइक्रो, लार्ज, स्मॉल, कौन सी इंडस्ट्रीज में हो, सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टूरिज्म, सब चीज है आपकी। किसी दूसरे एनबीएफसी को लोन दिए हो क्या, एविएशन में दिए, रिटेन लोन आप कर रहे हो, जो खास करके आई थिंक सारी कंपनी जाती है, तो उसमें हाउसिंग सेक्टर का कितना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल का कितना है आपका, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ करते हो, व्हीकल फाइनेंस करते हो, एजुकेशन लोन, आजकल बहुत सारी कंपनीज जो है इस पे भी टारगेट की हैं, कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके एजुकेशन लोन देती हैं। और आपका इंडिविजुअल लोन्स है, गोल्ड लोन काफी फेमस, जो माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा था, अदर रिटेल लोन, ये सारी डिटेल आपको सेक्टर वाइज डिटेल डालनी पड़ती है। देन यहाँ पे एक्सपोजर टू माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ डीडीएम, क्या आप कोई ऐसे आप लोन दे रहे हो, किसी ऐसे सेक्टर को दे रहे हो क्या, माइक्रो फाइनेंस को लोन दे रहे हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएचजी को दे रहे हो क्या,
एसएमईज जो आजकल का आरबीआई और गवर्नमेंट मोदी जी का फोकस है पूरा एसएमई को लेकर के, आपने एसएमई को कितना फाइनेंस किया है उसका वेरिफिकेशन मांगते हैं। देन अब उसका एक आउटस्टैंडिंग मांगते हैं कि ठीक है आप एकदम जीरो वाला मत बताओ, द अमाउंट आप देखेंगे लोन सैंक्शन अमाउंट 30,000 टू एबव, मतलब 30,000 से ज्यादा तक के कितने अमाउंट है, 30,000 के नीचे ही सोके, उससे ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं। तो एसेट्स क्लासिफिकेशन ये बहुत ही अच्छा लगता है। ज्यादा करके मैंने देखा कंपनी में सीएस लोगों को इससे मतलब नहीं होता कि भाई क्या एनपीए है, क्या आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, या किसी चार्टर अकाउंटेंट बोल दे भाई ऑडिटर ने जो बोला। बट इसका एक आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था, इनकम रिकॉग्निशन एंड अकाउंटिंग ऑफ इनकम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए करके, उसमें उन्होंने बोला था कि ये स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो वहां पे अगर आपका एसेट्स जो है, जो आपको कस्टमर से ईएमआई नहीं आ रही है, वो स्टैंडर्ड में है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल चला गया है, उसका आपको यहाँ पे प्रोविजनिंग बताएगा। मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि एनपीए का टाइमिंग ड्यूरेशन कैसे होता है। सबको एक जनरली पता है कि 90 दिन रहा तो भैया वो एनपीए नहीं हुआ, 90 से ज्यादा दिन हो गया तो वो एनपीए चला गया। तो एनपीए क्या होता है, एक सब स्टैंडर्ड, मतलब वो ऐसा लोन जिसे मुझे अब रेवेन्यू नहीं आ रही, पिछले 3 महीने मैंने उसका इंतजार किया, यानी कि 90 जब मैंने इंतजार किया, बट मुझे लोन उससे कुछ ईएमआई ही नहीं आ रही है। ईएमआई आएगा तभी तो मैं उस लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कवर करूंगा ना अपनी कंपनी को, नहीं आ रहा। 91 से स्टार्ट होता है तो सब स्टैंडर्ड होना चालू हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद डाउटफुल जाएगा, देन लॉस एसेट्स, फिर मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। वो हमारे लिए उसका प्रोविजनिंग करना पड़ता है ताकि एक ही साथ आपको उस लोन का भार ना पड़ पाए। तो ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है एनपीए का प्रोविजनिंग करना और उसकी अकाउंटिंग करना। देन नेक्स्ट होती है रेटिंग। आपको क्या कोई किसी कंपनी के साथ या फिर आपको रेटिंग मिली है, क्या आपकी लिमिट लिए हो आप बैंक से, उस रेटिंग है आपको कंपनी का, क्या जो भी रेटिंग है वहां पे आपको अगर नहीं है कीप इट ब्लैंक, या फिर कीप इट जीरो, नॉट एप्लीकेबल एंड जीरो। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे 1% से नीचे जो उसकी देने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1% से नीचे जो होल्डिंग है आपकी कंपनी में उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1% से ज्यादा जिसका भी रहेगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एड ड्रॉ करके आपको जितने भी शेयर होल्डर रहेंगे, जितना भी 5-6 आप जो भी आप इसमें फिगर डालना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा टाइप है आपका, यहाँ पे ऐसा तरह का ब्लॉक ओपन होता है, टाइप डालो, पेन नंबर और नंबर ऑफ फेस एंड परसेंटेज, ये आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी में एज ऑन, अब ये फिगर मान लीजिए यहाँ पे कई सारे लोगों का क्वेश्चन आया है कि ये रिटर्न हम भर रहे हैं जुलाई में, तो क्या मैं जुलाई का डेटा डालूं कि जुलाई में मेरे पास 2 डायरेक्टर थे मिक्सर ए एंड वाई, बट मार्च में 31 मार्च को मेरे पास एक्स और वाई था। यहाँ पे डिटेल आपको 31 मार्च का ये रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 31 मार्च का ही डिटेल जाएगा। जो शेयर होल्डर होगा उस दिन 31 मार्च को, जो डायरेक्टर होगा 31 मार्च को, उसका डिटेल आपको इस फॉर्म में भरना है, क्योंकि ये आप एनुअल रिटर्न भर रहे हो बैलेंस शीट का। आपका डायरेक्टर चेंज होता है, शेयर होल्डर चेंज होता है, वो आप तो आरबीआई को सेपरेटली बता रहे हो, ये रिटर्न आपका एनुअल रिटर्न है। देन आप फिर आपका टॉप 20 सब्सक्राइब, अगर आपकी कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है तो उसके टॉप 25 सब्सक्राइबर कौन है। मान लीजिए मेरे पास 10 ही है तो भाई 10 का 10 तो देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मेरे पास 50 है तो 50 में से 25 कौन है जो ज्यादा वैल्यू करता है। आप आईसीडी करते हो या आपने किसी एनबीएफसी के पास आपने कुछ प्लेज करके रखा है अपना शेयर या अपनी चीज, वो डिटेल है। कमर्शियल पेपर, जैसे मैंने बोला कि ये रिटर्न सबको अप्लीकेबल, 500 करोड़ तक वालों को, 2 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक, तो जो फिगर आपको अप्लीकेबल है आपकी कंपनी में वो फिगर डालिए, बाकी फिगर को ब्लैंक करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैंड एक्सपायरी पे क्लिक करिए, जो फिगर को बोल रहा है डालने के लिए। ये एक शॉर्टकट फॉर्म भरने का तरीका क्या है कि आप 25 सीट को भरिए जो जो आपको लगती है। हाँ, जहां जीरो है तो भरना ही है, लेकिन जिसको लगता है कि यार ये मेरे पास तो है ही नहीं, अब ये मेरे पास सीपी तो है नहीं, तो क्या ये डिटेल मुझको भरनी, ये सारी डिटेल, या मैं जीरो लिखूं या नॉट अप्ली, ऐसा कुछ करना। शॉर्टकट तरीका है स्टैंड एक्सपेरिमेंट क्लिक करिए, वो खुद ही बताएगा यहाँ पे आपको जीरो लिखना है कि नहीं लिखना है। अगर बोल देगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो वेल एंड गुड है। दूसरा है देन अगेन डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर, ओएफसीडी ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो अनसिक्योर्ड कभी कभी कोई कंपनी इशू करती है, खास करके एआईएफ और बीसीएफ कंपनी इशू करती हैं, उनका है। देन सबऑर्डिनेट आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या आपके पास,
देन हाँ, टॉप 20 एनबीएफसी बोरोवर, आपकी कंपनी ने क्या किसी एनबीएफसी को लोन दिया है क्या, बी अदर एनबीएफसी को? जैसे मार्केट में बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो लेंडिंग करती हैं, कॉर्पोरेट लेंडिंग करती है, तो एनबीएफसी को भी लेंडिंग करती है। तो ऐसे में क्या कि आपने किसी कॉर्पोरेट लेंडिंग किसी को लोन दिया या फिर किसी को लोन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन है लोन गिवन, तो आपने किसी को लोन दिया है क्या किसी एनबीएफसी को, तो ऐसा यहाँ पे डिटेल आएगा। इन्वेस्टमेंट, अगेन आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ग्रुप कंपनीज और एनबीएफसी, आपने किसी ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो फिगर यहाँ पे आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट है कि नॉन करंट है, चलो अच्छा नॉन करंट है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या, इक्विटी था, अदर प्रेफरेंस था, कम्युनिटिव था, ये चीजें आपको टाइप यहाँ नहीं होगी, इसको आपको इसी में से चूज करना पड़ेगा। वी कैन से कि भाई ये इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, आपकी यहाँ पूछा वेदर ग्रुप कंपनी, क्या वो आपकी ग्रुप कंपनी, हाँ या ना, तो ग्रुप कंपनी की डिफिनेशन जो हमने पहले ही बताई थी, 50% बोर्ड आप अपॉइंट कर सकते हो या फिर 26% इक्विटी है आपकी उस कंपनी में, ये आरबीआई के डिफिनेशन के हिसाब से ग्रुप कंपनी का है। देन उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसका बुक वैल्यू क्या है, पैन नंबर क्या है उस कंपनी का। देन एनपीए, अब ये खास करके रिटेल्स जो लोन देती है कंपनी उनके लिए जहाँ पे कस्टमर होते हैं, आपके एनपीए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप बता सकते हो, तो वहां पे आपको डिटेल डालना है, बोरोवर का नाम, उसका पेन नंबर, उसका टाइप कौन सा बोरोवर है, वो इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट है या फिर कोई ऐसा है जो अलग है, आपको ऐसा लगता है, बट इसी दो में ही होता है, या तो इंडिविजुअल होगा या तो कॉर्पोरेट होगा, वो सारी डिटेल, फिर पूरी डिटेल आपको यहाँ पे कौन से पर्पज के लिए उसे लोन लिया था, यहाँ पे इतना सारा पर्पज है। इसके अलावा भी अदर रहेगा तो आप देख सकते हो कि भाई इसमें अगर नहीं फॉल्ट होता है, आपने कुछ ऐसा बनाया है लोन का, आपकी प्रोडक्ट ऐसा जो नहीं है, वो सारी डिटेल आपको इसमें होगी। मोस्टली ये आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो भी कंपनी का रहेगा वहां से ये डिटेल आपको मिलती है, वो इस सीट को भर के देते हैं। देन आपको एनबीएफसी फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेटा, एनबीएफसी अदर फाइनेंशियल इंटिटी ऑफ द ग्रुप बिलोंगिंग, मान लीजिए कि आपकी एनबीसी का एनबीएफसी कंपनी है, वो किसी ग्रुप के साथ बिलोंग करती है, मतलब मेरे पास एक हाउसिंग कंपनी है, मेरे पास एक एआरसी है, मेरे पास रियल सेक्टर की कंपनी है, मेरे पास सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, या कोई ऐसे ग्रुप के साथ मैं बिलोंग करता हूँ जिसका बहुत कंपनीज है, तो वहां पे भी आपको ये पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है कि आप एनबीएफसी के साथ हो, आप सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो क्या नहीं हो। देन ब्रांच, ये बहुत है, आपके पास 100-150 ब्रांच है, सारी ब्रांचेस का डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। आपको ये ब्रांच जितनी भी आपकी कंपनी में ब्रांच है, 1 है, 2 है, 4 है, आपको ये डिटेल उस दिन देनी। ये सारा डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हो और देन वो एक्सएमएल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये रिटर्न है जो एनुअल रिटर्न था डीएनबीएस 2। एंड नाउ मैं आपको ये रिटर्न में दिखा रहा था किस टाइप का, जैसे मतलब जब आप इसको वेरीफाई करते हो ना, जब आप हल्का सा वेरीफाई करते हो रिटर्न्स को, तो आपको इस तरह का डिटेल दिख जाएगा कि क्या फिगर है, कौन से टैब में, यहाँ पे देखो डीएनबीएस 2 पार्ट 1, मतलब उस पर्टिकुलर सीट के कौन से रो के कॉलम में, आपको यहाँ पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, F111 मतलब 111 वाले कॉलम में कुछ गलती है, जाके पकड़ लो उसको, आपको ऐसा भी नहीं आ रही है कि कहाँ का एरर बता रहा है, ये कौन सा एरर बता रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ये दिखाता भी है कि क्यों गलत हुआ रहा है, ये रेड में बताएगा कि कहाँ पे क्या गलत है, कौन से सीट में गलती है, आपने फिगर कितना डाला है, सामने क्या दिख रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी, जब आपको एरर आता है तो आपको उस एरर के अंदर सब चीज दिखती है। देन अब हम देखते हैं कि ऑडिटर का रिपोर्ट, क्योंकि एनुअल रिटर्न के बाद अगर आप 500 करोड़ तक की एनबीएफसी हो, 100 करोड़ का एसेट्स है आपका, तो ऑडिटर रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो रिटर्न है ओवरसीज का, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो तो नील रिपोर्ट रहेगा अगर आपके पास ओवरसीज इन्वेस्टर आपने नहीं किया है तो ये रिटर्न जैसा कि मैंने XBRL में फाइल में मैंने आपको दिखाया था, जब आप ओपन करते हो डीएनए, तो यहाँ पे आपको ये पूछता है आपकी टाइप क्या है, एसेट साइज हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, अगर आप यहाँ देखोगे तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, P2P हो, या फिर लास्ट वाला जो मैंने बोला आईसीसी, लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, आईडीएफसी, फैक्टर कंपनी, एमएसजी, माइक्रो फाइनेंस, या इसमें ये सारा पॉपअप मैसेज पूछता है
जब आप स्टार्टिंग में इस रिटर्न को ओपन करते हो। एक मिनट, ये अभी यहाँ पे रिव्यू कर रहा है, क्योंकि जितनी बार आप ओपन करते हो तो ये आपका सारा डेटा वेरीफाई करता है नेट से। प्रॉपर जा रहा है अभी तक? किसी को कोई क्वेश्चन सर? सर एक डाउट है। हाँ सर। आदित्य बोला। हाँ आदित्य। सर ये ब्रांच का जो आपने बोला है कि एनुअल रिटर्न में ये एक हम लोग ब्रांच रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। करेक्ट तो सर। जी उसके अलावा ये करना होता है जब अगर ब्रांच रिटर्न फाइल करते हैं तो ये एग्जेम्पशन मिलता है क्या? हाँ वेरी गुड सर। एक मिनट सर, वो चीज पहली बात, दो क्वेश्चन इसमें मैं बोला। ब्रांच रिटर्न बेसिकली एप्लीकेबल टू दो एनबीएफसी हु हैविंग 100 करोड़ से ज्यादा, या 100 करोड़ से कम भी है। पहले नहीं था। अगर आप कॉस्मोस की फाइलिंग देखिए तो ब्रांच इन्फो करके एक रिटर्न होता था कॉस्मोस में, बट एक्सबीआरएल में क्या किया उन्होंने, क्वार्टर बेसिस पे बंद कर दिया है। वो एक्सबीआरएल में आपको एनुअल रिटर्न के साथ ही डाल दिया है। आप कॉस्मोस करते थे सर, लेकिन एक्सबीआर कॉस्मोस में था, लेकिन अभी क्या है कि एक्सबीआरएल में जैसे बात हुई तो उन लोग बोल रहे हैं कि अभी अभी इसमें नहीं किए हैं हम लोग, तो उसको मॉडिफाई अभी तक नहीं एप्लीकेबल है सर। यस सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉस्मोस में क्वार्टरली रिटर्न था ब्रांच इन्फॉर्म का, बट कॉस्मोस में कोई एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं था बड़ी कंपनी के लिए। छोटी कंपनी के लिए तो एनबीएस 8 और एनबीएस 9 था, लेकिन अगर मैं बड़ी कंपनी हूँ सिस्टमेटिक इंपॉर्ट तो मैं एनबीएस 7 और ब्रांच इंफॉर्मेशन, एनबीएस 500 करोड़ ये सब रिटर्न भरता था, और क्वार्टर बेस पे ब्रांच रिटर्न भरता था। लेकिन जब हम एक्सबीआरएल आप देखते हो, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया, उसमें अभी तक राइट नाउ एज ऑन टुडे इवन ब्रांच रिटर्न नाम का कोई ये नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो उसी में लेकिन आरबीआई का ये है कि आप ब्रांच इन्फो रिटर्न जो है उसको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग कर रहे हैं इनकॉर्पोरेट एक्सबीआरएल में, लेकिन टाइम लगेगा। आप अभी फिलहाल जो है जो एक्सेल शीट में ही आप अपना ब्रांच इन्फो रिटर्न दे दो उसमें, तो ये हम लोग करते हैं। क्या होता है वही मैं बोला। देखिए सर, जैसे मैं कल भी एक चीज बोला था कि अगर आरबीआई वाले ने ईमेल के थ्रू आपसे कुछ कम्युनिकेशन किया है तो वो उनका स्पेसिफिक है आपकी कंपनी के लिए, या ऐसा जर्नल के लिए, इवन उनके सॉफ्टवेयर पे भी या उनके नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि आपको ओवर द एबव ऑफ एनुअल रिटर्न में अगर आपने ब्रांच की डिटेल डाल रहे हो तो 31 मार्च को मेरे पास इतनी सारी ब्रांचेस हैं तो मैं उनको हर क्वार्टर भी देता रहूं, हो सकता, क्योंकि अब कॉस्मोस और धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। 31 मार्च 21 के बाद कॉस्मोस में फाइलिंग वो उसका उसको उनको इफेक्ट नहीं। अगर आप भर रहे हो ठीक है, नहीं भी भर रहे हो तो वो नॉन कंप्लायंस नहीं किया, क्योंकि उनका वो ईमेल है कि हम उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ब्रांच रिटर्न का क्या, अगर आपको स्पेसिफिक कंपनी के लिए किसी ने बोला है, कंपनी को उन्होंने बोला है तो वो देना है, अदरवाइज ऐसी कोई अगर आप नहीं भी उनको देते हो और एनुअल रिटर्न के साथ आप ब्रांच की इन्फॉर्मेशन देना तो कंपलसरी है ही है, तब वहां पे मैंडेटरी है। ठीक है जी। तो ये रहा, क्योंकि ये डाउट क्यों आया ना, क्योंकि हमारी कंपनी में जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं ये फाइनेंस टीम फाइल करती है एक्चुअली। जी हाँ, और ब्रांच इन्फो रिटर्न जो है सेक्रेटरी टीम फाइल करती है। जी तो ऐसे स्कोप ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नहीं नॉर्मल सर सब जगह ऐसे ही होता है। हाँ अच्छा, कि ज्यादा बड़े कंपनी हो जाते हैं तो जी सॉरी बोलिए। नहीं हाँ ठीक है सर, वो वही मैं बोल रहा हूँ। तो ब्रांच इन्फो रिटर्न तो मैंने फाइल किया है, लेकिन ये एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वही इसमें ब्रांच इन्फो रिटर्न का कॉलम आया तो ये डाउट आया कि ये उसमें भी जाता है क्या? हाँ सर, इसमें भी जाता है, क्योंकि एक्सबीआरएल अभी आया तो इसमें पहले तो वही था कि ब्रांच इन्फो रिटर्न करके एक स्पेसिफिक यही था, क्या बोलते हैं, रिटर्न ही था, एक्सेल रिटर्न था जिसमें ब्रांच का आउटस्टैंडिंग और लोन, उसका साइज, कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर, वो करके सब आप डालते थे कॉस्मोस में। बट एक्सबीआरएल में अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। और अगर आरबीआई से कोई स्पेसिफिक ईमेल आया है आपकी कंपनी के लिए ऐसा कुछ कि नहीं मुझे ब्रांच रिटर्न आप एक्सेल में मुझे ईमेल करते रहो या आप कॉस्मोस में फाइल करते रहो, तो सर वो कंप्लाई तो करना पड़ेगा, वो ओवर द एबव है। हाँ, जी सर, बिल्कुल। ये जो रिटर्न मैं दिखा रहा हूँ ये है डीएनबीएस 10 यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट।
इसमें सेम वही फाइल इंफॉर्मेशन जहाँ पे कंपनी का क्रिटिकल डेटा रहेगा, जो कि उनका लॉगिन आईडी और वो चीज होता है। दूसरा होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट आपका ऑडिटर से, कि ऑडिटर का नाम, ये पूरी चीजें आपको एडीटी 1 से मिल जाएगी कि भाई आपका क्या था, पास्ट अपॉइंटमेंट था क्या उसका, कितने साल के लिए अपॉइंट किए हो आप, कितने कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, कब से कब तक का है, ये सर आप समझ लीजिए एक तरह से एडीटी 1 है आपका डिटेल। देन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है कि कैटेगरी ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में है, नॉन डिपॉजिट की सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट या नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ चीजें आपकी धीरे धीरे बंद होती चली जाएंगी। यहाँ पे आएंगे क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी कंपनी पर, आई कैन से वी कैन से सॉरी कोर इन्वेस्टर पे क्लिक हो गया, एक मिनट, सॉरी वी कैन से हियर, ये पहला वाला इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। जब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी जैसे क्रॉस हो, मतलब यहाँ पे फिगर आप कुछ नहीं डालना है, फिर बाकी फिगर आप डालिए कि ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, वेदर द कंपनी है पार्टली इंगेज इन गोल्ड ज्वेलरी, क्या आप गोल्ड लोन करते हो हाँ या ना, तो ये सब डिटेल हो यस और नो में आपको डालना पड़ेगा। देन इसी तरह से सारी चीजें आपको यहाँ पे फिगर में यस और नो में, आप मतलब या फिर ऑडिटर कर रहा है या आप करो, हर एक चीज फिल्टर कर, कुछ उसका स्पेसिफिक कमेंट है क्या, कोई चीज है वो इसके अलावा भी कुछ लिखना चाहता है, कोई चीज वो देना चाहता है तो वो दे सकता है। दूसरा ये तो हो गया रिपोर्टिंग, मतलब कि कंपनी के बारे में वो कुछ बता रहा है या समझ लीजिए ऑडिटर रिपोर्ट है ये। बट डेटा जो है कंपनी का तो ऑडिटर भी देता है कि भाई उसका कैपिटल कितना है, उसका डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में डाला है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना, रिजर्व, ये पूरा पीएनएल का डेटा है, क्या लॉसेस है, इन्वेस्टमेंट किया है तो ग्रुप कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, सब्सिडरी में कितना किया है, अदर एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट कितना किया है, सब्सिडरीज और जो बुक वैल्यू डिवेंचर और उसका भी है तो वहाँ पे देन यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाता है। और फिर फाइल करने का सेम इतना सब करने के बाद यहाँ पे आप वेरीफाई करिए और वो एक्सएमएल जनरेट हो जाएगी। तो ये आपका ऑडिटर सर्टिफिकेट है। इसमें जो मैंने 2-3 देखा है प्रैक्टिकल काम करने, इसमें ना ये जो यस नो है ना बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है। इसमें कई बार ऐसे एरर आता है जो सॉल्व ही नहीं होता है, कहीं कहीं कुछ डेटा डालना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ पूछ रहा है कि वेदर द कंपनी है रिसीव एफडीआई, तो अगर आपने यस किया तो डेटा डालना, नो करना तो नहीं डालना है, देखो ब्लैंक हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके ये फिगर उसके बाद सब हेडिंग में देखना पड़ता है कि आपने क्या किया है। जैसे एक यहाँ पे है वेदर कंपनी मेंबर ऑफ सीआईसी, तो आपको यहाँ पे चारों को टिक करना पड़ेगा यस। अगर आपके साथ हो मेंबर तो ठीक है, नहीं मेंबर हो तो फिर आपको अदर करके लिखना पड़ेगा। अगर अदर नहीं हो, अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पे इन सबको मैं हटा देता हूँ चारों को और अदर लिखता हूँ, तो अदर लिखता हूँ तो इसके नीचे वाला ये जो कॉलम है यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो भी आप लिखे वी आर नॉट टेकन मेंबरशिप नंबर 8, वी आर इन प्रोसेस ऑफ टेकिंग द मेंबरशिप नंबर, जो भी आपको इसका आपको जस्टिफिकेशन देना है आपको या ऑडिटर को जो भी चाहता है वो चीज है। तो सिंपल वे में मैं सबसे ज्यादा अगर ऑडिटर सर्टिफिकेट देखूं ये वाला सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसपे ज्यादा कभी कभी एरर खास करके इसी सीट पे यस नो को लेकर के आता है, यस नो नॉट एप्लीकेबल। जैसे सीआरआर का परसेंटेज क्या है, अगर आप लोन कंपनी हो तब तो रहेगा, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो ये ज्यादा करके नहीं रहेगा, तो इसको आपको देना पड़ेगा, यस और नो में फिगर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद कहीं कहीं बीच बीच में कमेंट आता है लिखने के लिए, तो सेम वे में आपको जस्ट थोड़ा सा टाइम इस पे इसके लिए एक एक हेडिंग पढ़िए, हेडिंग का मीनिंग पढ़िए और लिखते जाइए। पर सर इसका बेस वही रहेगा ना जो ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है, उसमें ऑलमोस्ट ये सब चीजें कवर की रहेंगी, तो जो भी यस और नो। नहीं सर, यस और नो वाले तो आई डोंट थिंक सो कोई भी ऑडिटर इतना बीच में कोई सर्टिफिकेट देता है, वो तो आपको ये भी एफडीआई की बात है। जब आपकी कंपनी में एफडीआई नहीं है तो ऑडिटर उसके ऊपर तो कुछ कमेंट देगा ही नहीं ना, तो आपको नो लिखना पड़ेगा। अब सीआरआर था, कैपिटल टू रिस्क रेशियो, अब वो जो कंपनी इन्वेस्टमेंट है वो ये सब कैलकुलेट नहीं करती है, उनको नहीं कैलकुलेट करना होता है, तो आपको वहाँ पे नो लिखना पड़ेगा, नहीं है हमारे पास या 0% है। तो बेसिकली ज्यादा करके रिपोर्ट ना कर। पर जैसे अभी खाली सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है तो आई थिंक मेजोरिटी पोर्शन में 0 ही आएगा इस पूरी रिपोर्ट में, मोस्टली सेक्शंस में।
जी जी, जैसे वही मैं बोला, अगर आपने केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया एक ही कंपनी में और कोई काम नहीं, तो वो आपका तो एनपीए तो है नहीं। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो उस पर्टिकुलर एसेट्स को आप एनपीए नहीं काउंट कर सकते ना जी। तो वो एनपीए वाला, जीएनपीए वाला, सीएआरए वाला जो टैब है वो सब नो रहेगा या जीरो रहेगा। तो ऐसे ही चीजें आपको वो पूरे रिटर्न में देखनी रहती है। ये ज्यादा करके आपको ऑडिटर ही मतलब अपने को ही देना पड़ता है, ऑडिटर सर्टिफिकेट में कहीं लिख के देता नहीं है सारी चीजें। अब ये जो एक तीसरा रिटर्न है जो मैं बोलूं कि 2 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ वालों को ये तो भरना ही भरना है। इसके अलावा जो एलएम का रिटर्न है वो तो स्पेसिफिक 100 करोड़ के ऊपर या उनके रहेगा, उनके लिए रहता है। सेम वो मैच्योरिटी पैटर्न है वो। सेम है। अभी आप देखोगे ना तो ऑथराइज सिग्नेटरी आया एंड देन ये डिटेल आया। तो मैंने स्टार्टिंग में चूज किया था नो, कि मेरे पास कोई एनबीएफसीज नहीं है, मतलब आई डोंट हैव एनी सब्सिडरीज इन फॉरेन में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। ये सारा कटकुट आ गया, तो इसको कुछ भरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भर दिया, खाली यहाँ पे कौन ऑथराइज सिग्नेटरी है, कौन पर्सन साइन करा, डेट डाला और यहाँ पे आपने जनरेट किया। मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। चलो मैं अपने आप को डायरेक्टर ही बना लेता हूँ। ओके, 1 मिनट प्रॉपर डालना पड़ेगा, नहीं तो 9 10 एंड देन ईमेल आईडी डाल दिया, कोई भी abc@gmail.com। डेट डाल दिया से कि मैं आज ही फाइल कर रहा हूँ, मुंबई से कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड देन आई डबल क्लिक ऑन इसमें। ये छोटा रिटर्न है, इसके लिए थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। अगर आप देखोगे सब चेक करेगा, कुछ गलत होगा मैं आपको, अगर होपफुली कुछ गलत हो जाए, उस कहीं फोन नंबर डालते समय कुछ गलत आ जाए तो ये एरर दिखाएगा। तो मैं भी बता सकता हूँ एरर कैसे दिखता है और फिर एरर को लेट्स चेक। जितना ज्यादा सीट रहता है थोड़ा ये टाइम लेता है, 5 से 7 मिनट लगता है इसको चेक करने के लिए, और उस समय आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। सेम वे लाइक जब आरओसी का प्री स्क्रूटनी का बटन दबाते हैं, यू हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेम यहाँ पे भी ऐसा है। Just we are waiting कि let's take time, let's। जब तक ये हो रहा है तब तक हम कोई और अच्छा है। हो गया सर, हो गया। देखिए सर, अभी मैंने यहाँ पे किया था, आप यहाँ पे अब इससे छोटे में तो अपने को दिखेगा नहीं कि क्या लिख रहा है, तो आप डिटैच कर सकते हो, तो ये ऐसा बड़े में खुल जाएगा। जब आप बड़े में खुल जाएगा तो सर आपने देख लिया, जैसे मैंने कहा था, वो मैं बोला ना मोबाइल नंबर, द वैलिडेशन नॉट सर्टिफाइड लैंडलाइन नंबर इज ऑलवेज बी 11 डिजिट। मतलब वो बता रहा, अब देखिए कौन सी सीट को बता रहा है, कौन से कॉलम को बता रहा है, F15, तो सीट नंबर आया और आप F15, मतलब ये देखो F15, ये देख रहे हैं यहाँ पे F15, इन द सेंस कि वो आपको एरर में आपको हर एक कॉलम बताता जाएगा। मोबाइल नंबर शुड बी ऑन 10 डिजिट, तो ऐसे ही आपको वो बताएगा कौन से कॉलम में कौन, और आपने कौन फिगर डाला है, आपने कौन सा फिगर डाला है वो भी आपको दिखाएगा। तो ऐसे चीज जैसे ही आप इसको सही करते हो, से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 11 डिजिट कर दूं, 022 और 8 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक कम है। और मैं नंबर डाल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक 10 आ गया है। देन वी कैन वेरीफाई। 1 मिनट में खाली जस्ट देखना चाहता हूँ, क्योंकि कि इसी तरह के एरर आपको सब में आएगा। ये तो बहुत माइनर एरर था, क्योंकि ये इस सीट में कुछ भरना नहीं है इसके लिए, नहीं तो आपको सारी डिटेल इसमें दिख जाती। मतलब ऐसे ही एरर आता है, आपको इसी तरह से उसका सॉल्यूशन करना रहेगा।
एक एक पढ़ के, ये तो बहुत ही छोटा था, बट इसी तरह से पढ़ के आपको सोल्यूशन करना रहता है, उस पर्टिकुलर ही रहता है। एडवाइस यही है ना सर आपकी कि भरते हुए जरा ध्यान रखें ताकि एरर कम से कम आए। हाँ, खास करके सर कॉपी पेस्ट ऑलवेज भी मेरा हमेशा से रहता था। दूसरे भी रिटर्न्स को जब हम XBRL का कोई सॉफ्टवेयर करते थे या फिर हम इनकम टैक्स का, मैंने भी कई बार वो XML फाइल भरी है ITR 5 कंपनी का, तो हमेशा ये एडवाइजेबल है कि आप कॉपी पेस्ट कुछ मत करिए, डबल क्लिक कर लीजिए, उसके बाद पेज दबाइए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ये जो भी शॉर्टकट है या आपकी सुविधा के लिए अवेलेबल है उसका यूज मत करिए और आप वो गधा मजदूरी करिए, नहीं, कभी नहीं। बी ए स्मार्ट, आप स्मार्ट बनिए, लेकिन उसका भी तरीके के साथ, ज्यादा एडवांस नहीं। जैसे बोला गया सिस्टम में, जिस तरीके से वो उसमें कहा गया है उस तरीके से आप काम करिए, एंड देन आप जल्दी देखिए। अगर सब कुछ ओके रहा तो इस तरह से वो बताएगा वैलिडेशन इज ओके, क्लिक हेयर टू सेव। तो आप क्लिक करोगे, जिस भी पोर्टल पे, जिस भी जगह पे आप जाना चाहते हो, आप वहां सेव करिए, फिर उसी पोर्टल से आप उसी पर्टिकुलर पाथ जहाँ पे जिस फोल्डर में आपने सेव किया है वहां से जाकर के डन कर दिए। यहाँ पे आपका एक रिलेट जाके कंप्लीट हो जाता है, देन यू कैन से नो। अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हो आपके अपने फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, दैट इज टू गुड है। तो ये तो रहा रिटर्न का। अभी यहाँ तक रिटर्न में ये तो देखो, ये प्रॉब्लम क्या है, मैं लॉगिन करके दिखा नहीं सकता आप लोगों को कि कैसे लॉगिन होता है और किस तरह से वो जाता है। खाली मैं इतना बता सकता हूँ कि लॉगिन करने के बाद अपलोड रिटर्न में जाना पड़ता है। जब आप अपलोड रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कौन सा रिटर्न डाउनलोड करना है, कौन सा डिटेल है, एंड देन वहां पे आप क्लिक कर सकते। इससे अगर इसमें भी अगर आपको कभी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं फोन करके, दैट इज नो डाउट। ये पुराना वाला पोर्टल है, जैसे अभी बात हो रही थी कि ये पुराना कॉस्मोस का पोर्टल है। लॉगिन करने का व्यू रिपोर्ट मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर की सर्टिफिकेट SSC वाला है, उसका कब तक का फाइल हुआ है वो यहाँ पे दिख गया। अपलोड रिटर्न और अपलोड रिपोर्ट मतलब, एक मिनट, अपलोड रिटर्न और अपलोड रिपोर्ट आपको करना। रिटर्न अपलोड करना मतलब NBS 9 या NBS 8 आपको अपलोड करना है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट। और अगर आपको देखना है कि पिछला जो मैंने रिटर्न अपलोड किया था, प्रोविजनल किया था कि फाइनल किया था, वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो चीज आपको यहाँ से दिख जाती है। ये यहाँ तक तो हमने ये कंप्लीट कर लिया कि भाई रिटर्न कैसे भरना है, ये चीजें हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा था, लोन डॉक्यूमेंटेशन। देखिए मेरा तो, या मैं ऐसा कहूँ कि कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ मेरा कंप्लायंस में काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है, और मैं सबको एडवाइज करता हूँ, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हो तो इवन इंस्टीट्यूट भी बहुत कुछ करती है। आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑन इंस्टीट्यूट, आप लोग खास करके ऑपरेशन में जहां जहां भी आपको कहीं पे सी दिखे, सी माने वो वाला नहीं, सी माने कंप्लायंस, कंपनी सेक्रेटरी, आप वहां दिखे, आप वहां पे पहुंच जाओ, तभी आपका कंपनी में स्लोली ग्रेजुअली आपका वैल्यू बढ़ेगा। और आप कंपनी में खाली ये नहीं कर रहे आप तो यार भाई कंपनी सेक्रेटरी हो, फॉर्म फाइल कर दिया, टिक 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 कर दिया, आपका काम हो गया, मजे कर रहे हो, नहीं। आप उनको बताओ कि मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कंपनी का है उससे रिलेटेड RBI का जो मास्टर डायरेक्शन है, RBI की जो KYC की पॉलिसी है, RBI की जो फेयर प्रैक्टिस पॉलिसीज है, क्या आप उसको करते हो क्या, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आप आज अपने कंपनी का या आप पर्सनली जहां पे लोन लेते हो जिस भी कंपनी का, अगर आप उसको चेक करोगे कहीं ना कहीं वो लूप फॉल्स रहता ही रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट RBI की रहती है तो कंप्लीट नहीं कर पाते। बट आपका ड्यूटी है, बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कंपनी को बताओ, इवन उसके लिए बताओ कि कम से कम भैया मेरा तो कंपनी में नाम बढ़े, HR को दिखे या मेरे मैनेजर को दिखे कि मैंने कुछ बताया था, भले तो उस मेरे सजेशन को इनकॉर्पोरेट किया या ना किया, क्योंकि भाई मैं एट द एंड ऑफ हम सैलरी CTC के लिए काम करते हैं। तो मेरा वो मानना है कि आप इसको भी धीरे धीरे लाइए काम में, मतलब आगे चल के इसमें भी अपॉर्चुनिटीज देखिए। आजकल जिस हिसाब से RBI जो है चीफ रिस्क ऑफिसर, अगर आप 500 करोड़ से ज्यादा हो तो चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंटमेंट करने के लिए RBI जोर देती है। इंटरनल ऑडिट के ऊपर बहुत फोकस है। 100 करोड़ से ज्यादा आपकी कंपनी है तो एडवाइजेबल RBI हमेशा कहती है कि आप एक इंटरनल ऑडिटर रखिए। व्हाई नॉट अ कंपनी सेक्रेटरी बी इंटरनल ऑडिटर।
क्या केवल हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहेंगे क्या, इंटरनल ऑडिटर, क्या केवल एमबीए फाइनेंस वाले रहेंगे क्या। तो आप इसमें भी जब आप ये सारी चीजों को बताओगे किसी डायरेक्टर्स को, या आप जहाँ पे भी इंटरव्यू या जॉब कर रहे हो कि मैं इस एरिया में भी एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, इस एरिया का भी काम करना चाहता हूँ, तो ये बेनिफिट रहेगा आप लोगों को या जिसको भी इवन। तो एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल भी आरबीआई कहती है कि भाई फेयरली, जो मैंने आपको पॉलिसी के समय बताया था कि आप कस्टमर से क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, कस्टमर को अपनी कंपनी के बारे में क्या क्या बता रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में क्या बता रहे हो, शुड बी क्लियर होना चाहिए। कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि 5 रुपए में 25 दे रहा हूं, बट वो 25 की साइज क्या है, जो मतलब 5 रुपए का वड़ा पाव, वो वड़ा पाव की साइज खींचना है वो नहीं बता रहा हूं मैंने भाई। बाकी वड़ा पाव 15 का मिल रहा है, मैं आपको 5 रुपए का वड़ा पाव कैसे भेज सकता हूँ। एग्जाम्पल तो ये, क्योंकि आप जो बोलते हो 2 मिनट में लोन लो, 2 मिनट में क्रेडिट कार्ड लो, अरे भाई 2 मिनट में यहाँ कुछ नहीं मिलता है। ये मैगी नूडल नहीं कि 2 मिनट में बन जाएगा। लोन ले रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो, बहुत सारे ऐप अगर आप रेलवे स्टेशन के बाहर देखेंगे, इस समय तो कोविड चल रहा है, लेके खड़े रहते हैं, सर लोन ले लीजिए, 5 मिनट का लोन लीजिए, 5 मिनट में 25 लाख का लोन। वो ये कुछ सब मिसलीडिंग होती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो क्या होता है इस तरह का बता देते हैं, एक बार आप फंस जाते हो, अरे सर प्रोसेसिंग फीस भर दो, 2000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, फिर डॉक्यूमेंटेशन हम घर पे आके करेंगे। एक बार आपने 2000 भर दिया तो वो घर पे कब आएंगे, कब डेटा लेंगे, फिर क्या होगा, आपको लगा अरे मैं 2000 भर दिया, 1000 तो और मांग रहा है, 1000 और दे दो। आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आरबीआई का कहता है हमेशा कि सारी इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर और एक्चुअल फैक्चुअल होना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को आप एकदम क्लियरली डिफाइन करिए, क्लियरली आप बनाइए, जिसमें आप सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो आरबीआई का कॉन्ट्रोल। कस्टमर केवाईसी और इनकम वेरिफिकेशन, अब एज ए कंपनी सेक्रेटरी या एज ए कंप्लायंस ऑफिसर आप देखिए कि केवाईसी क्या है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आधार कार्ड का, ऐसे ही और केवाईसी को लेकर के गाइडलाइन है, इनकम टैक्स का गाइडलाइन है, ड्राइविंग लाइसेंस का। बहुत सारे लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस बोगस बना लेते हैं, वो जेन्युइन की जैसे दिखता है, या ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायर हो चुका रहता है, वो रिन्यू नहीं कराते हैं, वो इनवैलिड होता है। लाइट बिल कभी कभी 4-4 महीने का पुराना लोग दिखाते हैं, नया नहीं दिखाते हैं, या जहाँ रेंट पे रहते हैं वहां के लाइट बिल दिखाते हैं, नाम कोई और रहता है, मिसमैचिंग नाम होता है। इनकम वेरिफिकेशन जैसे ही हुआ सेलराइट केसेस में सैलरी सर्टिफिकेट के साथ होता है, कभी कभी सैलरी सर्टिफिकेट आगे पीछे लोग करते हैं। बहुत सारी कंपनी है सैलरी सर्टिफिकेट नहीं देती है, बैंक स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है आपका, ये सारी चीज का। लोन सैंक्शन लेटर, सैंक्शन लेटर एक तरह का एक आप समझिए एग्रीमेंट है आपकी कंपनी का और आपके कस्टमर का, कि भाई कस्टमर बोल रहा है मैं इतनी सारी कंडीशन, इतने सारे चार्जेस, इतने सारे आपकी टर्म और कंडीशन लोन होने के बाद मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब भी आरबीआई आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आएगा, ये पहला ऑप्शन, एक सबसे पहले वो आपसे क्या मांगेगा जब वो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। मान लीजिए आपकी लोन कंपनी है, गोल्ड लोन कर रहे हो, आप व्हीकल फाइनेंस कर रहे हो, या जो भी मल्टीपल प्रोडक्ट है आपका, पर्सनल लोन कर रहे हो, इवन आप कॉर्पोरेट फंडिंग कर रहे हो, मतलब एनबीएफसी को लोन दे रहे हो, दूसरे कंपनी को लोन दे रहे हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं सब्सिडी वाला छोड़ दिया है, मेरी ग्रुप कंपनी है, फिर भी अगर आप सब्सिडी में इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहले आरबीआई आके बोलेगा भाई आप मुझे अपनी पॉलिसी दो, आप फिर मुझे बोलेगा आप मुझे 3 साल या 2 साल का बैलेंस शीट दो, फिर बोलेगा पिछला आपने जितना रिटर्न फाइल किया है ना, एटलीस्ट लास्ट 2 साल का, उसका मुझे फाइल दे दो। चौथा वो बोलेगा ऐसा करिए एप्लीकेशन फॉर्म किधर है आपका, आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी में, डिवेंचर में इन्वेस्ट किए हो, उसका कुछ फॉर्म तो होगा, आपने कुछ डेटा तो बनाया होगा, लिखने का कंपनी का नाम हो वो दिखाइए। आपने लोन सैंक्शन लेटर बनाया, अगर आपने किसी कॉर्पोरेट को लोन दिया है, किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दिया, उसका कुछ सैंक्शन लेटर तो इशू किया होगा ना, उसका एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसका मुझे दिखाइए। आपने लोन डिसबर्स किया तो ऐसे ही मैंने डायरेक्टर ने फोन कर दिया, हेलो भाई एक इतना पैसा आप दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर दो, बस आपने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आप तो अकाउंट मैनेजर हो, मान लो आप तो कुछ क्वेश्चन करोगे नहीं डायरेक्टर से, लेकिन आरबीआई के लिए आपको ये बना के रखना पड़ेगा भाई डिसबर्समेंट लेटर कहाँ है, किसने साइन किया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए थे आप उसको लोन दिए हो, या अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, क्या आपने बेंचमार्किंग, क्या आपने ड्यू डिलिजेंस किया क्या प्राइवेट कंपनी का, क्या उनका केवाईसी मांगा क्या, कि ऐसे ही आपने पैसा दे दिया ट्रांसफर होने के लिए। ये खास करके हमेशा एडवाइजेबल होता है कि जब से ही कस्टमर आपकी कंपनी में ऑनबोर्ड हो गया, लोन ले लिया, आप उसको एक लेटर इशू करो, एक वेलकम लेटर इशू करो कि भाई थैंक यू, आपने जो भी किया हमारे कंपनी के साथ,
सब कुछ पैसा दिया, ये आपका टर्म कंडीशन है, इस दिन की आपको ईएमआई कटेगी, ये रहा ईएमआई का अमाउंट, ऐसा बाउंस चार्जेस है, ये कलेक्शन चार्ज है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेने आओगे तो मैं इतना पैसा मांगूंगा, ये सर्टिफिकेट लेने आओगे तो इतना पैसा मांगूंगा, पार्ट पेमेंट करोगे इतना पैसा चार्ज करूंगा, नहीं चार्ज करूंगा। या फिर आप बीटी करना चाहते हो, मेरे कंपनी से मेरे एनबीएफसी के जाके दूसरे एनबीएफसी में जाना चाहते हो या बैंक में जाना चाहते हो, उसका टर्म कंडीशन क्या है, ये सारा चीज आपको वेलकम लेटर के साथ आपको देना होता है। रीपेमेंट शेड्यूल, अगेन जो कल छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कि आप भाई अगर आपने जो 10 साल के लिए लोन लिया है तो 10 साल के और गुणे 12 यानी कि 120 महीने की ईएमआई का आप मुझे एक शेड्यूल बनाइए कि पहले महीने में मेरी ईएमआई कटेगी तो उस ईएमआई का इंटरेस्ट पोर्शन क्या है, प्रिंसिपल पोर्शन क्या है और मेरा आउटस्टैंडिंग लोन क्या है। मतलब कि आज सपोज मैं जुलाई में लोन ले लिया तो जुलाई में मैंने 10,000 की ईएमआई भरी तो 10,000 में से 7,500 मेरा ईएमआई हो गया, 3,000 मेरा प्रिंसिपल हो गया और मेरा आउटस्टैंडिंग लोन कितना बचा है। अगर मैंने 10 लाख का लोन लिया है तो 9,99,000 कुछ रुपए, बहुत कम ही करता है, 2-3 हजार रुपए ही स्टार्टिंग से प्रिंसिपल कम होता है। ये तो एग्जांपल देता हूं मैं, तो इससे भी कम करता है। तो रीपेमेंट शेड्यूल कस्टमर को देना बहुत जरूरी, ताकि कस्टमर को पता होता रहे कि कितना वो चार्ज भर रहा है और कितना उसका आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। लिस्ट ऑफ चार्ज और अदर इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ चार्जेस जैसे मैंने बताया कि भाई बाउंस चार्ज का क्या है, रीपेमेंट शेड्यूल, अगर रीपेमेंट करना चाह रहा है कस्टमर, प्री पेमेंट करना चाह रहा है, उसका क्या चार्जेस होगा। अदर इंफॉर्मेशन में खास करके कस्टमर ग्रीवेंसेस से रिलेटेड है। अगर आपको कस्टमर लोन लेने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज घटती है तो किससे कांटेक्ट किया जाए। बीइंग इवन अगर मान लीजिए हम खुद कस्टमर है, अगर आज हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें सामने ये सारी चीजें सामने पूछनी चाहिए कि भाई आज तो बहुत अच्छा बात, तो दिन में मुझे 100 बार फोन करके व्हाट्सअप करोगे सर लोन ले लो, सर लोन ले लो, लोन ले लिया, फिर आपका फोन गायब हो जाएगा, फोन ही नहीं उठाओगे। तो वहां पे मैं किसको कांटेक्ट करूं, कौन सा ईमेल आईडी, आपकी हायरिंग अथॉरिटी कौन, मतलब हायर मतलब आपके सीनियर कौन है, आपके सीनियर के बाद चीफ रिस्क ऑफिसर कौन है, चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है, मैं आरबीआई में कहाँ पे कंप्लेन करूंगा, वो सारी चीजें आपको कस्टमर को पहले दिन ही बतानी चाहिए। जहां पे भी जिस भी एनबीएफसी में कस्टमर इंटरफेयर होता है, आरबीआई ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ध्यान से देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आपको रेटिंग मिलती है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्यूचर में आप कैसे आरबीआई में कंप्लायंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आरबीआई एक स्टैंडर्ड और आपके एनबीएफसी के लिए उस हिसाब से आरबीआई का एक बोलते हैं कि प्रोफाइल उनके बैंकिंग सिस्टम में तैयार करके रखा जाता है। तो लोन डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर के किसी को कुछ पूछना है, इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क। नहीं सर, क्लियर है। ओके, तो लोन डॉक्यूमेंटेशन, मान लीजिए मैं कंपनी सेक्रेटरी या कंप्लायंस ऑफिसर हूँ या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने एनबीएफसी बना भी लिया, एनबीएफसी में कंप्लायंस देख लिए, रिटर्न भी फाइल कर लिया, मैंने उनका लोन डॉक्यूमेंटेशन भी बना लिया कि भाई चलो ये भी सब ये। अब आती है ब्रांच, मैं ब्रांच ओपन कर रहा हूँ। आरबीआई कहती है कि अगर आप इंडिया में 1000 ब्रांचेस ओपन कर हो, 0 से लेकर के 1000, तो आपको मेरे पास प्री परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी में मैंने देखा है, एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी है दादर के आसपास, उनका 500 हो गया था तो उसी समय उनका इंस्पेक्शन हुआ था, साल में 2 बार इंस्पेक्शन हुआ था, ऐसा बहुत कम होता है, नॉर्मली 2 साल 2.5 साल में एक बार करते हैं, बट बीइंग उनको 2 बार इंस्पेक्शन हो गया था। तो उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था, भाई आपने 400 ब्रांचेस ओपन कर ली 8 स्टेट में, बट आपने हमसे परमिशन नहीं लिया। तो हमने उनको दिखाया कि सर आपके मास्टर डायरेक्शन में तो यहाँ पे 1000 ब्रांच का लिखा हुआ है। बोलते वो ठीक है 1000 ब्रांच लिखा है, तो आपका सेक्टर कैसा है, आप व्हीकल फाइनेंस कर रहे हो, कस्टमर को लोन दे रहे हो, तो 400 के बाद, और आपने 400 ब्रांचेस ओपन की थी उसमें से 10 बंद हो गई, उस 10 ब्रांच के कस्टमर आपके कहाँ गए, क्या हुआ उसका। तो बेटर ये होता है कि जब आप 100-150 या एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो, जैसे मतलब इन द सेंस मेरे कहने का कि जैसे अभी कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो बेटर टू डू अ मोर कंप्लायंस, मतलब आरबीआई को बता दो पहले से, सर ये देखो मेरी 400 ब्रांचेस हो चुकी है, मैं एक नया ब्रांच ओपन करना जा रहा हूं, उनको एक मेल शूट कर देने का। तो फ्यूचर में कभी भी भूल के भी गलती से भी वो कुछ ऐसा पूछेंगे नहीं। डायरेक्शन में 1000 ब्रांच लिखा हुआ है, मास्टर डायरेक्शन में 1000 ब्रांचेस लिखा हुआ है, मैं आपको मास्टर डायरेक्शन भी दिखाऊंगा लास्ट में।
तो ब्रांच में कंप्लायंस में क्या है, ये बहुत छोटी लिस्ट है, अराउंड ऐसे ही मेरे पास कुछ 32 या 34 लिस्ट है, नंबर है जो आपको एक कंप्लायंस करना चाहिए ब्रांच ओपन करते समय। उसमें आपका लेबर लॉ से लेकर के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, ग्राम पंचायत, लोकल अथॉरिटी के भी कंप्लायंसेस है, वो भी उसमें पुट डाउन की है। ये एक छोटा सा जस्ट इंडिकेटिव मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रांच कंप्लायंस में क्या क्या आपको देखने चाहिए। सबसे पहले तो आपका देखो, ब्रांच ओपन करोगे तो आप डेफिनेटली आप लीव ए लाइसेंस एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट में भी करोगे। फिर उस ब्रांच का नाम आप जीएसटी में इंक्लूड कराओगे, तो उस जीएसटी का प्रिंट आउट आपको ब्रांच के नोटिस बोर्ड में, नेम प्लेट डेफिनेटली जिस हिसाब से कंपनी एक बोलती है कि नेम प्लेट आपका होना चाहिए। आरबीआई कहती है कि भाई आप कंपनी एक्ट फॉलो करो, लेकिन आप एचओ का भी नाम देखो कि ब्रांच, मान लीजिए मैं एक ब्रांच ओपन कर रहा हूँ दादर में और मेरी एचओ जो है वो अहमदाबाद में है, मैं लिखूंगा ब्रांच ऑफिस दादर और इसके नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी अहमदाबाद, उसका भी पूरा डिटेल। आरबीआई का सर्टिफिकेट वहां पे होना चाहिए आपके ब्रांच में। ऐसा भी नहीं कि कहीं कोने एकदम छुपा के रख दो ताकि कोई देख ही ना पाए, इन द सेंस नोटिस बोर्ड में होना चाहिए सामने, ताकि कोई भी आए तुरंत दिख जाए। आरओसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फेयर प्रैक्टिस कोड, जो मैंने कल भी किया था कि फेयर प्रैक्टिस कोड की भी प्रिंट आउट अच्छे से विजुअल लगा के देखो, या तो भैया एक बुक लगा दो जहाँ पे रिसेप्शन बैठ रहा है या कहीं पे भी, ताकि दिख जाए इजिली, ऐसा नहीं कहीं कोपचे में। केवाईसी का एक्सट्रैक्ट, कहने का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट का इन द सेंस कि केवाईसी पॉलिसी आपकी हमेशा वो 20-22 पेज की बनती है, तो उतना की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या कि आप केवाईसी में कस्टमर से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले रहे हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट काउंट की जाएगी, उससे रिलेटेड क्या चीज है उसका आप वहां पे प्रिंट आउट चिपकाइए। सबसे मेन है आपका ग्रीवेंस रिड्यूसल, कि अगर कोई गलती हुआ, किसी के खिलाफ कंप्लेन करनी है, ब्रांच के खिलाफ कंप्लेन करनी है, एचओ के खिलाफ, तो उसका प्रोसेस क्या है, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि क्या होता है। पॉज कमेटी, ऑफ कोर्स इंटरनल कमेटी, आप सेक्सुअल हरेसमेंट से लेकर के आपको बनाना होगा। भाई आपके ब्रांच एम्प्लॉय नहीं, कस्टमर में कोई अगर वुमन कस्टमर आ रही है, कोई मेल कस्टमर आ रहा है, तो आपके यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपके वहां पे कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कमेटी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप फॉर्म कर रहे हो, डिपेंड ऑन योर साइज ऑफ योर कंपनी। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी साइज है तो आप स्टेट लेवल पे फॉर्म करिए, या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्म करिए, या आप एचओ लेवल पे फॉर्म करिए, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा। से कि अगर आपके पास 100 ब्रांचेस है तो आप मुंबई लेवल पे कंपनी का एक कमेटी बना लो, आप अहमदाबाद बेस पे कमेटी बनाओ और एक सेंट्रल कमेटी बनाओ। इन द सेंस कि ऐसा भी ना हो कि मैं सेंट्रल, भाई इतनी सारी ब्रांचेस है और मैं अगर एक ब्रांच में कंप्लेंट कर रहा हूँ और पता चला वो ऊपर पहुंचते पहुंचते तो बहुत डिले हो जाएगा। तो डिपेंड ऑन योर साइज आप सब कमेटी, मेन कमेटी की जो एचओ बैठती है उसकी सब कमेटी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर आप रीजनल लेवल पे आप बनाइए, डिपेंड ऑन योर साइज, बट बनाना मैंडेटरी है। और पॉज पॉलिसी भी आपको साथ ही साथ आपको वहां पे टेस्ट करना है कि कैसे मेथड है, क्या उसका रेमेडी होगा, क्या उसके खिलाफ एक्शन इंक्वायरी किया जाएगा, कौन इंक्वायरी करेगा, कौन पर्सन होगा। विजिबल पॉलिसी डेफिनेटली ये कस्टमर के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी है कि अगर मुझे किसी को खिलाफ कंप्लेन करना है तो क्या मेथड है, कैसे कंप्लेन किया जाए, कौन सा ईमेल आईडी है, कौन सा फोन नंबर है। बहुत सारे एनबीएफसी में ऐसा कुछ होता नहीं, बट वहां पे एक रिसेप्शन होना चाहिए। मैं मान सकता हूँ कि ब्रांचेस में लोग इन्वेस्ट नहीं करते ज्यादा, बट वहां पे कोई ऐसा एक डेस्क या कोई कस्टमर आता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वहां पे एक होना चाहिए इस तरह का कोई डिटेल। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने ब्रांच में किस हिसाब से कंप्लायंस किया है, बट ये चीज है। कंप्लेंट बॉक्स अगेन ये बहुत ही माइनर कंप्लायंस है, लेकिन ये भी एक चेक किया जाता है आरबीआई के द्वारा जब वो कंप्लेंट करने के लिए आते हैं। मुझे आज भी पता है एक कंपनी का इंस्पेक्शन में था, मैं इंस्पेक्शन ब्रांच का था, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। ब्रांच के गेट पे कंप्लेंट बॉक्स लगा था, बट वो इसका हालत ऐसा था कि ऐसा देख के लग रहा था कि उस पर कोई झाड़ू पोछा नहीं होता था। तो इंस्पेक्टर क्या किया था, जिस दिन फर्स्ट डे आया था ना, उसी में उसने एक लेटर डाल दिया था उस ब्रांच, उस बॉक्स के अंदर। एंड देन जो थर्ड डे जब जाने लगा, सब कुछ हो गया, तो उसने पूछा कि भाई कंप्लेन रजिस्टर किधर है आपका, आपके हर एक ब्रांच में कंप्लेन रजिस्टर होनी चाहिए। कंप्लेन आ रहा है उसका लिख के तो दिख रहा है मंथ बेसिस पे कि कंप्लेन है कि नहीं है, ब्रांच मैनेजर की वहां साइन होनी चाहिए। तो बोलते नहीं सर कोई कंप्लेन नहीं है। तो वो बोला ठीक है मुझे खोल के दिखाइए आप। और रियल है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं खुद था वहां पे। तो उन्होंने पता वहां पे हमें वो बॉक्स को लेटर मिला उसका,
वो तो देखिए मैंने लेटर उस दिन आकर के पोस्ट किया था, आपके बॉक्स में डाला था, आप लोग कुछ चेक नहीं करते हो। तो इस तरह की चीजें वो ट्रिकी होते हैं जब वो इंस्पेक्शन के पे आते हैं। फायर इंस्पेक्शन ये आपका लेबर लॉ का कंप्लायंसेस है कि फायर इंस्पेक्शन आपके हर एक ब्रांचेस में होनी चाहिए। नहीं तो ये जान करके यहाँ पे तो आरबीआई तो नहीं ज्यादा आएगा बोलेगा, बस इसके लिए लोकल बीएमसी से अगर कोई आ गया चेक करने के लिए तो बिना खाए पिए आपका 1000-1500 जो भी रहे लेके जाएगा। पेनाल्टी इसके ऊपर है। फर्स्ट एड बॉस अगेन वो आपका लेबर लॉ से कंप्लायंस से जुड़ता है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आपकी ब्रांचेस खास करके ब्रांच के एम्प्लॉय के लिए कुछ घटनाएं घट जाती है, कुछ चाहे वो फायर हो गया या थीफ हो गई, इस चीज से रिलेटेड कोई भी चीजें हुई तो वो भी आपकी को एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपका होना चाहिए, ब्रांचेस में डिस्प्ले होना चाहिए ताकि कस्टमर या एम्प्लॉय उस चीज को देख सके। ये सारी चीजें, ये बहुत छोटी लिस्ट है, इसमें हम जितना भी जाएंगे बहुत सारा इसके अलावा भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे रजिस्टर आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ता है ब्रांचेस में। मैं मानता हूँ कोई भी उसके अंदर नील होगा, बट नाम के लिए देखिए हमेशा चीज होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंस्पेक्शन के लिए आता है, चाहे वो लेबर कमिश्नर आता है, चाहे वो म्युनिसिपल ऑफिस से कोई आता है, आपको रजिस्टर दिखाना पड़ता है। भाई विजिटर रजिस्टर क्या है, कैश रजिस्टर क्या है, कंप्लेन रजिस्टर क्या है, हरेसमेंट आई उसकी कंप्लेन रजिस्टर क्या है, कस्टमर की कंप्लेन रजिस्टर क्या है, आउटवर्ड आपने कुछ फाइल एक जगह से दूसरे जगह भेजी, किसी कंसल्टेंट को भेजी, उसका एक मतलब आपको कंप्लायंस करना होता है। अब यहाँ पे आता है भाई हमने तो नहीं किया हमारे एनबीएफसी में, तो देखिए जब तक आप बचे हो तब तक बचे हो, मैं इस चीज को ये नहीं करना। बहुत सारे हमारे बिजनेस टाइकून, मैं हमेशा एक चीज बोलते रहता हूँ जब मैं सीएस था या नहीं, आज से 5-6 साल पहले हम बहुत लोगों के नाम अरिया बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, हजारों करोड़ खड़ा कर लिए, ऐसा कर लिए, कभी ना वो फंसे ना वो आज वो फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्लायंस अच्छे से नहीं किया था। बट आज से 5-6 साल पहले हम उनका बहुत नाम लेते थे, अरे इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, इनके जैसा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फंसे क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्लायंस टाइम पे नहीं किया, अच्छे से नहीं किया। वो मोटिव पे मैं नहीं जाऊंगा कि उनका वो चोरी का मोटिव था, उस पर नहीं मैं करना चाहता हूँ। कहने का मतलब इतना है कि भाई आप इसके इंतजार में क्यों बैठे हो कि कल को आरबीआई आपको क्वेश्चन करे। आप वो चीजें ही मत छोड़ो ना कि आरबीआई आके क्वेश्चन करे आपको। और ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगे कि बहुत ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, एक बार एक रजिस्टर बना लो 20 रुपए का खरीद के और वो टेंशन ही नहीं है, फिर खत्म, आप एकदम सुकून हो जाओगे, टेंशन ही नहीं रहेगा। देन अब हमने ब्रांच देख लिया। वेबसाइट, अगर आपकी एनबीएफसी की वेबसाइट है तो डेफिनेटली आप उस पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें आप डालना चाहते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी होनी चाहिए जो ब्रांच में थी, उसके अलावा भी कुछ आपकी साइट पे मैंडेटरी इतना तो होनी ही चाहिए। आपकी कंपनी की डिटेल, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मतलब आपका प्रोडक्ट हेड कौन है, आपका क्रेडिट हेड कौन है, आपका कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंप्लायंस ऑफिसर कौन है, आपकी केवाईसी की पूरी पॉलिसी, फुल डिटेल केवाईसी, फुल प्रैक्टिस, फुल पॉज पॉलिसी, कस्टमर ग्रीवेंसेस, फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मैट्रिक्स, जो मैं इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बनाया था उसके जो मैं बताया कि कैलकुलेशन करने का तरीका, आपके इंटरेस्ट रेट डिराइव करने का क्या तरीका है, वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर, कौन सा प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो क्या, और फिर आपकी ब्रांचेस और उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल, आपकी कौन से स्टेट में कौन से तालुका में आपकी ब्रांचेस है, उसका ब्रांच मैनेजर कौन है, उसकी ईमेल आईडी क्या, ताकि मुझे ऐसा ना हो कि मैं विजिट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा। आपकी वेबसाइट है तो आपको आपकी वेबसाइट पे ये डालने की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डिस्क्लोजर है। नाउ ये चीज का हमको पहले ही मैंने कहा, बट ठीक है, वी कैन कम टू दिस टॉपिक। अब आरबीआई कहती है कि आपको मैंने लाइसेंस दिया एनबीएफसी का बिजनेस करने के लिए, आरओसी से आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, एंड देन मेरे पास आके आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। बट आपको गवर्नमेंट की और एजेंसी है जिसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन कराने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ताकि आप उनको भी रिपोर्ट भेज सको। जैसे एफआईयू, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसे आप ईडी देख रहे हो, ईडी ने पकड़ा, इनको पकड़ा, उनको पकड़ा, तो एफआईयू में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। अगर आप ग्रुप में इन्वेस्ट करते हो तब भी, गौरव जी सर, ये आपको भी भले से आप अपने होल्डिंग कंपनी में डाल के रखे हो, बट एक बार रजिस्ट्रेशन लेकर के रख लो। सुना है मैंने सर, मैं भी कंफ्यूज हूँ इस बारे में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं सर, करना चाहिए सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर मेरी तरफ से।
आपका सेशन होने के बाद कल मैं ऑफिस में जाके सब चेक करने वाला हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। नहीं, ये सर किसमें क्या है ना, डेजिग्नेटेड एज पर योर केवाईसी पॉलिसी, जो मास्टर डायरेक्शन है आरबीआई का ऑन केवाईसी, जो अभी 10 मई को अपडेट हुई है, उसके तहत है कि आपको एफआईयू में उसमें ये कोई उसमें ये एग्जम्पशन ही नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि जो डायरेक्शन है आरबीआई का वो ऐसा है कि 1 to 1 ही है, कंपनी एक्ट के जैसा नहीं है कि save otherwise provided based on the other section if going provided that further that, ऐसा कुछ नहीं है भैया। सीधे सीधे बोलो ना क्या करना है, मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मैं एनबीएफसी हूं, मुझे क्या करना है बता दो। तो उसमें एकदम सिंपल वर्ड में आरबीआई से लिखा है कि आपको इनका रजिस्ट्रेशन लेना है। You have to nominate one of your director as a designated director, one of your employee या senior management employee as a principal officer for the responsible for the FIU related transaction। तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है सर? सर FIU का पोर्टल है सर, ऑनलाइन। ओके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है सर, सिंपल है। इसमें भी कुछ डिलेड रजिस्ट्रेशन पे पेनल्टी है कि कभी भी जब जागो तब सब है सर? नहीं सर, इसमें कुछ कोई पेनल्टी नहीं है सर। इस साइड पे जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर न्यू यूजर दिख रहा है आपको? जी सर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन फिल द डिटेल ऑफ योर कंपनी, और उसका एक जो आप डिटेल फिल करेंगे तो वो उसका प्रिंट आउट लेकर के एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में भेज देंगे और प्रिंट आउट हो जाएगा। ये साइट थोड़ा स्लो चलती है कभी कभी, कोई इशू नहीं सर। ठीक है। नहीं, अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे, ये सारी चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ यहाँ से आपको डिटेल भरना है। कंपनी का नाम, कौन सी कैटेगरी की है कंपनी, मतलब आप कौन से सेक्टर में हो, एनबीएफसी हो, देखिए यहाँ पे एनबीएफसी का, यहाँ पे एनबीएफसी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, देन आपको डिटेल डाल के नेक्स्ट करना रहता है। राइट सर। ओके, एंड देन अब आप बात आता है जो आज 2016 में इसके लिए आरबीआई ने किया था, एक पार्ट ऑफ द केवाईसी, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री। अब आरबीआई क्या कहती है कि भाई मैं मान लीजिए हूँ इंडिविजुअल, मैं मेरा बैंक में अकाउंट है, मेरा म्यूचुअल फंड में है, मैं लिस्टेड कंपनी का शेयर ट्रांसफर करता हूं, और फिर मैं आज आपके एनबीएफसी में आया लोन लेने के लिए, सिर्फ और गोल्ड लोन लेने के लिए, या फिर मैं आपके पास आया पर्सनल लोन लेने के लिए। फिर से आप बोलते हो आप पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, आपके 2 फोटो चाहिए, कैंसल चेक चाहिए, है चाहिए, हाउ चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। आरबीआई बोलती है कि यार एक ही आदमी जब इतने जगह एक दे चुका, बार बार देने की क्या जरूरत है उसको? तो एक ऐसी रजिस्ट्री तैयार किया जाए जहां पे कस्टमर का एक डेटाबेस तैयार होगा, केवाईसी रजिस्ट्री तैयार होगा, 16 डिजिट का उसको एक आधार के जैसा यूनिक नंबर दूंगा मैं, और वो वही नंबर वो सामने वाले एनबीएफसी, मान लीजिए मैं आज मेरे पास ये मिल गया, तो वही नंबर मैं जाके एनबीएफसी को दूंगा, भाई लो मेरा 16 डिजिट का नंबर डाउनलोड कर लो, मेरा रिकॉर्ड आप मिनिस्ट्री के पास है। तो ये सी केवाईसी उसके लिए सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, जहां पे कस्टमर इंटरफेयर होता है तो आपको वहां पे उसका नंबर लेना पड़ता है, सेंट्रल केवाईसी। इसका भी एक पोर्टल है, यू कैन स्टार्ट रजिस्ट्रेशन एंड सरसाई। ये बहुत पहले से थी, ये जब बहुत सारे बोगस ट्रांजैक्शन होते थे, ये खास करके बहुत सारे एनबीएफसी के या बैंक भी इन्वॉल्व होती है। एक ही आप लोग भी सुने होंगे, खास करके बिल्डर लोग का ये रहता है, एक ही प्रॉपर्टी 2-2, 3-3 लोगों को मॉर्गेज कर देते हैं, 2-2, 3-3 लोगों को बेच देते हैं। बैंक भी क्या करती है, कुछ चेक नहीं करती है, और 2-2, 3-3 मल्टीपल फाइनेंस हो जाता है सिंगल प्रॉपर्टी। तो सरकार ने ये लेके आया कि भाई ये रजिस्ट्री, जैसे ही आप किसी को लोन देते हो, जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर कस्टमर का प्रॉपर्टी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो प्लॉट हो, आप मॉर्गेज किए हो, तो विद इन 15 डेज आप जो है सरसाई को बता दीजिए, ताकि कभी भी कोई भी सर्च करेगा रिकॉर्ड, जो हम लोग बोलते हैं पब्लिक सर्च करो या टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालो, एडवोकेट से हम बोलते हैं, तो वहां पे आपका रिकॉर्ड दिखना चाहिए कि सो एंड सो प्लॉट, सो एंड सो फ्लैट इस पर्टिकुलर एनबीएफसी को, इस पर्टिकुलर बैंक को, इस पर्टिकुलर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास मॉर्गेज है। मतलब ऐसा मैं बच जाऊं, मतलब दूसरी एनबीएफसी बच जाए फ्रॉड होने से, इसके लिए हम सरसाई का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। एक चीज यहाँ पे अभी जो लास्ट 1 साल में आई है कि सी केवाईसी रजिस्ट्री और इस सरसाई को यूज करने के लिए आपके पास क्लास 3 की डीएससी होनी चाहिए।
ये पोर्टल तभी एक्सेस होता है जब आपके पास क्लास 3 की डीएससी होती है, तभी। आयु अगेन ये एज पर आईबीसी क्या है, ये खास करके एडवाइजेबल है आरबीआई का कि जब आप कॉर्पोरेट लोन कर रहे हो, कॉर्पोरेट को आपने लोन दिया है, तो एज पर द आईबीसी एक्ट एनएसईएल, नेशनल ई गवर्नेंस सिक्योरिटी लिमिटेड, एनईएसएल, उसका इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सिस्टम है, वहां पे आप लॉगिन करिए और अब जो भी आप लोन दिए हो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे रखिए, ताकि कल फ्यूचर में जब आप आईबीसी में जाओ, जो भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल होगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी इस इंफॉर्मेशन को वहां से निकालने के लिए। और ये भी चेकर मेकर के जैसा होता है, मतलब कि आपने लोन दिया एज एनबीएफसी, आपने इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आपने जाके उनका डिटेल दे दिया, तो सामने वाली कंपनी को एक लिंक जाता है और वो उनको वहां पे एक्सेप्ट करना पड़ा, यस व्हाट एवर द टर्म और कंडीशन मेंशन इन दिस साइट इज अ ट्रू एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट। तो वो एक तरह का एक डबल चेक होता है, वो एक तरह का डबल कंप्लायंस हो जाता है कि भाई आप डिनाई नहीं करोगे, जो आपने पेपर पे लिख के साइन किया था और जो आपने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में लिखा दोनों सेम है और आप डिनाई नहीं कर सकते। ये बहुत सारा यूजफुल होता है जब आप आईबीसी में जाते हो। ये रेटिंग मैंडेटरी है। एक्चुअली यहाँ पे एक डिबेट है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ खाली, तो मैं इनके यहाँ सर ये एनईसीएल को लेकर थोड़ा डाउट है सर जी। ये एनईसीएल और ये सरसाई जो है ये दो पैरेलल के है ना, सरसाई के जगह ही जैसे सरफेसी एक्ट की जगह आईबीसी आया वैसे ही मतलब सरसाई की जगह में एनईसीएल वाला कॉन्सेप्ट आया है, क्या है मतलब ये दोनों पैरेलल? देखिए सर, आप अगर किसी को लोन दे रहे हो सर, अगर आपने, मैं बोलता हूं कि आपने किसी का मॉर्गेज रखा आपके पास प्रॉपर्टी, ठीक है, एनएससीएल क्या है, एनएससीएल सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप जो कर रहे हो, यहाँ पे मॉर्गेज की डिटेल नहीं आती है कि आपने मेरे पास फ्लैट मॉर्गेज किया और मैं उसका डिटेल डालूंगा, ऐसा नहीं है। सरसाई वाज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, कि जहाँ पे आप मॉर्गेज करते हो फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनएससीएल क्या है, अगर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कर रहे हो, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कर रहे हो या अनसिक्योर्ड लोन भी कर रहे हो, तभी आपको इस पोर्टल पे डिटेल देनी है। इस पोर्टल जैसे पे आपने बोला, मेकर एंड चेकर वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ, तो मान लीजिए बैंकर जो मतलब जो लोन प्रोवाइडर है या बैंकर एनबीएफसी जो भी, वो उसने लोन दिया और एनईसीएल में रजिस्टर कर दिया, मतलब मेक कर दिया उसको। अब जो कस्टमर है जो या बोरोवर है उसके पास ये रिकॉर्ड जाना है, ठीक है, और वो उसको एक्नॉलेज करके चेक करके कंफर्म कर देगा, तो ये एक रिकॉर्ड तैयार हो गया। करेक्ट सर, करेक्ट। क्या हो अगर कि बैंक अगर मान लीजिए या एनबीएफसी अपने तरफ से तो उसने क्रिएट कर दिया और वो चेकर जो है उसका कोई टाइम लिमिट है क्या कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद डीम्ड मान लिया जाएगा कि दे विल नॉट रिस्पॉन्ड ऑन टाइम, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, नॉर्मली कैसा है, एनएससीएल का जब इनका ईमेल जाता है ना, जब यहाँ पे लॉगिन करोगे आप, जब आपकी कंपनी लॉगिन करके डिटेल भरेगी, डिटेल भरने के बाद जब वो लिंक होना आता है, उसी ईमेल में लिखा जाता है कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग द लिंक, अदरवाइज वी कंसीडर दिस रिकॉर्ड यूर ट्रू। तो 15 दिन के अंदर अगर आप बोरोवर हो तो 15 दिन के अंदर आपको यस और नो बोलना पड़ता है, यूजिंग योर आधार या यूजिंग योर डीएससी और यूजिंग योर पैन नंबर आपकी कंपनी का, तो आपको यस और नो बोलना पड़ता है 15 दिन में कि आप अनसिक्योर्ड लोन जो भी डिटेल भरी है, लोन का ईएमआई का, टेनर का, रीपेमेंट शेड्यूल, बुलेट रीपेमेंट शेड्यूल है, जो भी आप एग्री करते हो टर्म शीट में, वो आपको एग्री कर, आपको 15 दिन में रिस्पांस मिलता है। अदरवाइज आपने 15 दिन में रिस्पांस नहीं आता है, ऑटोमेटिक वो आपकी तरफ से मान लिया जाएगा कि आपने इसको कंसीडर कर लिया है, आपकी तरफ से अप्रूव हो जाएगा बोरोवर की तरफ से। तो इसमें बोरोवर के पार्ट पे कुछ मतलब नॉन कंप्लायंस या कुछ पेनल्टी वगैरह? नहीं सर, अभी जब से मैं फिलहाल 2 साल से ये देख रहा हूँ इस पोर्टल पे जो लोग रजिस्ट्रेशन ऐसा फिलहाल सच आया नहीं है। इवन हमारी भी कंपनी ने लोन लिया दूसरी एनबीएफसी से और हमने भी उनको यस और नो नहीं बोला है। तो ये एक डायरेक्टर का टेक्निक होती है सर, ये एक डायरेक्टर लोगों की टेक्निक होती है, वो अभी डिपेंड करता है, वो उनका एक्चुअली बिजनेस का कॉल है, हम तो खाली उनको बता सकते हैं कि सर आपको करना है। और सरसाई जहां तक बात हुई ना, सरसाई फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब खास करके वो प्लॉट रजिस्ट्रेशन, मतलब उसके लिए बुलाया गया।
एमसीए के नीचे भी तो लिख दिया रहता है कि सफाई। हाँ सर, ये सर सेक्योर लोन सर उसके लिए दिया रहता है सर, उसके लिए उन्होंने दिया है कि भाई आप वहां से वेरीफाई करो कि ये पर्टिकुलर एसेट्स जो ये चार्ज में CSG 1 में फाइल किया है प्रॉपर्टी लिख के, सच में उसने रजिस्टर किया है वहां पे कि नहीं किया है। तो वो उसके लिए था ताकि टू रिड्यूस द मल्टीपल लोन या फिर फ्रॉड, इसके लिए वो सरसाई है। ये मैंडेटरी है एक्चुअली। इस पे मैं आता हूं कि जो 4 अपनी CICs हैं, अगर आप खाली इन्वेस्टमेंट करते हो देयर इज नो कस्टमर इंटरफेयर्स, तो ज्यादा मैंडेटरी नहीं है आपको रिक्वायरमेंट करने की, क्योंकि इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फीस और एनुअल मेंटेनेंस भी है, इसका चारों में लेना जरूरी है। तो ये टोटली कंपनी के वर्किंग के डिपेंड करता है। अगर आप खाली इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सिविल करने की जरूरत नहीं है। बट यहीं पे क्वेश्चन और भी आता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर रहे हो और कंपनी का सिविल खराब है, फिर भी आपने उसकी इक्विटी में डाल दिया, आप कैसे चेक करोगे उसका सिविल, क्योंकि आप तो इस पर्टिकुलर CIC के मेंबर ही नहीं हो। अगर मैं कंप्लायंस करूँ, ठीक है आपकी ग्रुप कंपनी है वहां पे मैं बात चलो एक बार समझ सकता हूँ, RBI बोलती, बट अगर आप अपार्ट फ्रॉम ग्रुप कंपनी में आप खाली इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी करते, देयर इज नो रिटेल कस्टमर, तो भाई आप उसका कैसे पता चलोगे? वो जो डायरेक्टर है उस कंपनी का, उसको आप लोन उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या वो जो कंपनी है उसका सिविल रिकॉर्ड क्या, उसने बहुत खराब लोगों से लोन लेकर के अप्लाई किया क्या, वो जो डायरेक्टर उस कंपनी का है कहीं ऐसा तो नहीं उसका भी रिकॉर्ड खराब है क्या? तो वहां पे एडवाइजेबल है, अगर आप होल्डिंग ऑन सब्सिडरी या ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हो या आपकी वो कंपनी का डेटा आपके पास नहीं है, तो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी भी अगर आप हो तो आपको CIC की मेंबरशिप लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि हम लोग सब किसी भी कंपनी का जहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका डिटेल या उसका सिविल रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं। सिविल रिपोर्ट निकाल दिया सर, इसका सबका लॉगिन आईडी मिलता है, आप लॉगिन आईडी क्लिक करिए, कंपनी का नाम डालिए, पेन नंबर डालिए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालिए और उनका डिटेल आ जाएगा, इन्होंने कंपनी ने पहले कभी लोन लिया नहीं लिया, उस डायरेक्टर का इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट आ जाएगा। तो आजकल ये सब लोग जो चारों NBFC है ये क्रेडिट स्कोर से ज्यादा भी चीजें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डेफिनेटली वो पैसा चार्जेबल होता है, वो बहुत सारी रिपोर्ट और देते हैं साथ में कि फ्रॉड का चांसेस क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस का भी वो एनालिसिस करके रिपोर्ट देते हैं। तो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें आजकल इन्वॉल्व हुई हैं इन सब लोगों के साथ। सर एक चीज और फ्रॉड से याद आया कि फ्रॉड भी आप कवर कर रहे हो आगे के उसमें क्या? हाँ सर टाइमिंग है, मैं एक जस्ट स्लाइड उस पर बनाया नहीं है, बट आई जस्ट कम टू दैट ऑनलाइन पोर्टल पे कि फ्रॉड का FMR फाइल का किया जाता है, FMR 1 2 3 जी। आई जस्ट कम टू। हाँ सर क्या थ्रेशोल्ड है वो रेगुलर है? 1 लाख रुपए सर, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जी। FMR 1 का ना? हाँ FMR 1 का। अगर आपकी कंपनी में फ्रॉड होता है, चाहे वो अभी यहाँ पे तो एक्चुअली ये खत्म हो गया, तो फ्रॉड का क्या है कि RBI बोलता है भाई अगर 1 लाख रुपए का मिनिमम फ्रॉड किया है, चाहे वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय ने किया है, आपके कंपनी का इंटरनल कोई फ्रॉड है, या आपका कोई कस्टमर ने फ्रॉड किया है, उसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट के साथ, कोई गलत डॉक्यूमेंट के साथ फ्रॉडली इंड्यूस सर्टिफिकेट या KYC के साथ उसने लोन लिया है और वो मॉनेटरी के साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप मुझे रिपोर्ट करिए और RBI का एक सेंट्रल यूनिट है जो बेंगलुरु में, आप उनको वो रिटर्न फाइल करिए। अभी XBRL में वो लोग FMR रिपोर्ट भी डाल रहे हैं, बट अभी तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। नहीं डाले हाँ नहीं डाले हैं, वही मैं बोल रहा ना, अभी तक इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं है वो, अब वो भी रिटर्न ऑनलाइन हो जाएगा, अभी तो फिलहाल ऑफलाइन है। तो आपको FMR 2 and 2 तो क्वार्टरली नील रिटर्न जा रहा है ना, मतलब अगर है या नहीं है आप क्वार्टरली इसको फाइल करना है, ये ऐसा है? हाँ बट सर एडवाइजेबल यही है कि आप एक नील स्टेटमेंट बना करके मतलब बोल सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी, जो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे इवन हाउ वेल यू कैन सर्टिफाई दैट वी डोंट हैव एनी फ्रॉड और एनी ब्राइवरी या डकैती, जो कुछ भी है आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो FMR 1 एज एन व्हेन है, जैसे ही फ्रॉड हुआ आपने डिडक्ट किया 1 लाख रुपए से ज्यादा, उसका पूरा डिटेल कौन से ब्रांच के साथ हुआ है, कौन एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, कौन आपका कस्टमर BRO जो होता है वो इन्वॉल्व है, कोई कस्टमर ने आपके साथ फ्रॉड किया, आपका कोई DSA है,
आपने किसी डीएसए को इन्वॉल्व किया है आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो अगर इन्वॉल्व है, या फिर आपका कोई पार्टनर इन्वॉल्व है, कोई पार्टनर इन द सेंस कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप कोई चैनल कस्टमर सर्विस सेंटर ओपन करते हो, कोई बहुत ही इंटीरियर विलेज में जाके, कि मेरा भाई मान लीजिए मैं लातूर ओतूर की बहुत अंदर जाके, नासिक में कहीं अंदर मैंने एक कस्टमर सर्विस ओपन कर दिया है किसी दूसरे एजेंसी के साथ मिलके, तो उसने कभी फ्रॉड कर दिया है किसी कस्टमर, आपके नाम पे किसी कस्टमर का फ्रॉड कर दिया है, तो आपको FMR1 बिल एजन फाइल करना है। फिर उसका क्वार्टरली स्टेटस FMR2 क्या टाइमलाइन है सर FMR1? क्वार्टरली का सर टाइमलाइन 15 दिन है। 15 दिन के और अंदर ये जो FMR1 का एजेंट मैन है सर, मान लीजिए आज मुझे फ्रॉड पता चला तो मैं उसका इंक्वायरी करूंगा, और जैसी मेरी इंक्वायरी खत्म होती है, इट नॉट एडवाइजेबल टू मूव बियॉन्ड 30 डेज, आप 30 दिन में तो आप इंक्वायरी खत्म करना ही चाहिए आपको। तो जैसे ही आपको पता चलता है FMR1 आप वो बता दीजिए, और FMR2 और 3 है 15 दिन के अंदर जैसे ही क्वार्टर रिक्वायरमेंट है, उस सारी चीजों को फिर आप उसमें अपलोड करते हैं। जी सर। और सर ये FIU वाला जो है इसका एक इश्यू है कि मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है, क्या हुआ था कि ये पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है, पर्सनल इन द सेंस ये कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जी जी, लास्ट कंपनी सेक्रेटरी जो थे उन्होंने अपना डिटेल दे रखा था, ठीक है, लाइक फोन नंबर एंड ईमेल आईडी तो ठीक है कॉमन था, फोन नंबर जो है उन्होंने अपना मेल दे रखा था। उस फोन नंबर को चेंज कराने के लिए बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ रहा है, मतलब सर वो एक्चुअली ये सर ये जी 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 सर ये बहुत ही थोड़ा सा जी बोलिए। इसका कुछ और कोई वे आउट है क्या? जैसे कांटेक्ट नंबर है वहां पे कॉल करके फिर वहां लॉग इन करके पुराने कंपनी सेक्रेटरी को कांटेक्ट करके उनसे OTP लेके लॉग इन करके चेंज और उसका रिक्वेस्ट डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मतलब नहीं आया, मतलब 1-1.5 महीना पार हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा नहीं है आया नहीं। तो अभी क्या किया जा सकता है इसमें? सर मैं इस पे यही कहूंगा कि नॉर्मली ये बहुत ही टफ है, उनको ईमेल डालते रहो उनके हेल्प डेस्क पे, और आप हर 5 दिन 10 दिन पे आप फॉलो अप करते रहो, उनको एक रिक्वेस्ट भेजते रहो, क्योंकि वो जल्दी ना तो फोन उठाते हैं सर और ना तो वो ईमेल का रिप्लाई करते हैं। इसके दो ही चीजें, अगर आप जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म करना चाहते हो तो पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉय छोड़ के गया है वो एम्प्लॉय से भाई मांग लो कि भाई एक बार मुझे आप नंबर दे दो ताकि मैं OTP, क्योंकि ये OTP बेस्ड लॉगिन है, जब आप ID पासवर्ड डालते हो तो एक मैसेज आता है उस कस्टमर उस पर्टिकुलर मोबाइल पे, तो उनको बोल दो कि भाई एक बार मुझे आप दे दो ताकि मैं लॉगिन कर सकूं, और उसके बाद लॉगिन करने के बाद यू कैन चेंज द प्रोफाइल। और मान लीजिए प्रोफाइल में चेंज करने में भी ऐसा नहीं है कि जैसे लिस्टिंग सेंटर या इसमें जैसे क्या है कि चेंज किया तो इमीडिएटली चेंज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसमें क्या है कि चेंज करने के लिए डाल रखे हैं, अब वो जाएगा अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट है कि मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दिया, अब वहां के एंड उसके एंड से जब तक अप्रूव नहीं होना है तब तक हम वो चेंज नहीं माना जाएगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ रहा है एक्चुअली। हाँ सर कैसा नहीं समझ सर, कैसा है ना, कुछ डिटेल है जैसे ईमेल आईडी, नाम, प्रिंसिपल ऑफिसर, ये सब आप चेंज करते हो तो वो बैक एंड से अप्रूवल होगा, बट आप मोबाइल नंबर वाला, जहां तक मुझे पता है सर, मोबाइल नंबर यू कैन चेंज इजिली, अगर एक बार ट्राई करो तो आई थिंक मोबाइल नंबर ट्राई करके देख लिया सर। अच्छा तो सर देखो वही है, उनको आप फोन मैसेज करते रहो, हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है आप उनके ईमेल पे ईमेल करते रहो, बस यही ऑप्शन है सर, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, नहीं तो आदित्य बाद में आप इनसे 1 to 1 भी आप डिस्कस करके शेयर स्क्रीन करके क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बाद में वो क्लियर भी कर सकते हैं आफ्टर द सेशन। 1-2 ईमेल आईडी मैं कैन प्रोवाइड कर सकता हूँ, 1-2 ईमेल आईडी मेरे पास भी है उनका, मतलब हेल्प डेस्क के अलावा, तो अगर वो दिखेगा तो आई जस्ट शेयर विथ यू। मुझे लगता है कि ये करवा देंगे। हाँ ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऐसा नहीं करवा सर, वो लोग नहीं मानते हैं। ठीक है सर, हर चीज का रास्ता है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी निकलेगा,
तो आप पर्सनली डिस्कस करके आई थिंक ये क्लियर कर सकते हैं ये इशू बाद में। जी सर। सो अभी आई थिंक मोस्टली मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार सर पूरा रिकैप, हाँ, इनको मास्टर डायरेक्शन कहाँ पर मिलती है और वो सब जो प्रोविजंस है उसी पे मैं आ रहा हूँ। आई थिंक अभी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ माय स्क्रीन सो दैट ओके। अभी क्वेश्चन तो मैं कई जगह पूरे इस दौरान बोला कि आपको मास्टर डायरेक्शन मिलेगा, मास्टर डायरेक्शन में आप देख लो। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मास्टर डायरेक्शन नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा? आरबीआई में तो मुझे, अरे सॉरी, एमसीए में मुझे एक ही जगह मिल जाता है, सेबी में मिल जाता है, या दूसरी जगह पे मिल जाता है। तो अगर आपको स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन का नाम पता है तब तो आप नाम डाल दो, जैसे आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी, तो आपको 2021 में जो है वो वाला ओपन हो जाएगा। बट मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे पूरा देखना है, या मुझे क्या क्या चलता है मुझे वो भी देखना है। तो इंडेक्स टू आरबीआई सर्कुलर आप गूगल में डालो, पहला वाला टैब ओपन होता है। यहाँ पे आप देखोगे ना, आरबीआई जितना सर्कुलर इशू करती है, नॉट ओनली फॉर एनबीएफसी, एवरीबडी आल्सो, मतलब जितने भी, आप मंथ वाइज क्लिक कर दोगे, आप तो आपको आ जाएगा। अगर मैं 2020 कर दूं और ऑल मंथ कर दूं, ऑल मंथ, अभी ऑल मंथ का एनबीएफसी है, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एफ करके नॉन बैंकिंग कर दूं, तो मुझे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे जितने भी सर्कुलर होंगे वो अपने को दिख जाएंगे। तो मुझे वो देख लो, और मुझे भी पता, देखो कोविड पे सर्कुलर आया था, अच्छा, फिर कोविड में न्यू एसएमई का डिफिनेशन आया था। तो ये क्या शॉर्टकट, आपको तुरंत वो सर्कुलर यहाँ पे दिख जाएगा। जितने भी सर्कुलर होते हैं, चाहे वो बैंक, फाइनेंशियल, फॉरेक्स, आरबीआई के सर्कुलर जितने भी होते हो, देन यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन है साइड पे, अगर आप देखेंगे मास्टर डायरेक्शन में आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में जाएंगे। अब यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन जो एनबीएफसी कंपनी के लिए है, ये है, देखो यहाँ पे एक हाउसिंग के लिए कंपनी ने, जब आरबीआई ने टेक ओवर किया था एनबीएफसी, मतलब आई नॉट सर टेक ओवर, रेगुलेटरी पार्ट जो एनएचबी से लिया था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, किसी दिन हम उस पर भी बैठेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कंप्लायंस पे, ये उसका डायरेक्शन है। अगेन वी हैव नॉन बैंकिंग पीयर टू पीयर लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट था। एंड फिर ऑडिटर के लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट पे उन्होंने एक मास्टर डायरेक्शन दिया था कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन, मैं सबसे मेन मानता हूँ, एक तरह के एक्ट मांगता हूँ एनबीएफसी का मास्टर डायरेक्शन, ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल मास्टर है, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखोगे इसका वर्जन है 2016 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये चेंज करते चले गए और यहाँ तक ये पहुंचे हैं। ये लास्ट अपडेट उसका 2017। इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पीडीएफ वाला पे होगा, देन आपको फुल सेट पीडीएफ का ओपन हो जाएगा। तो इसमें पूरा डिटेल है, जितना भी मैं आपको बताया हूँ, डिफिनेशन, फेयर प्रैक्टिस कोड को लेकर के, एनबीएफसी का फैक्टर के लिए क्या आप कमाए, एमएफआई के लिए क्या है, आप कंट्रोल, मतलब आप चेंज करना चाहते हो, कोई एनबीएफसी आप खरीद रहे हो, कोई एनबीएफसी आप बेच रहे हो, ब्रांच ओपनिंग और सब्सिडरी ओपनिंग को लेकर के भी क्या अंडरटेकिंग है वो भी लिखा है, मिसलेनियस गाइडलाइन भी क्या है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अगेन जो मैंने बोला था, ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है इनका, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं करते हैं, अभी भी पुराना वाला ही दिखता है इनका। और फिर वो गाइडलाइन भी है इसमें, अलग अलग एनेक्चर्स के साथ है, तो आपको सारी चीज दिखेंगी, एप्लीकेबिलिटीज क्या है। ये अगर आप, मैं कहता हूँ कोई स्टार्टअप में है या कोई नया नया ज्वाइन कर रहा है किसी कंपनी में, अगर आप ये डायरेक्शन पढ़ लोगे या इस डायरेक्शन को आप रिफर करोगे तो आपको इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मैंने बोला कि एसेट क्लासिफिकेशन का क्या अप्रोच है, डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड, इसका क्या है, डिफॉल्ट लोन, मतलब कि सब चीज है उसका कवर्ड है। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, जैसे मैं आपको बोल रहा था, लॉस हो गया कि अब मेरे को पता चल गया तो इस पर्टिकुलर कस्टमर मेरे को कुछ पैसा नहीं देने वाला है, तो मुझे उसका 100% अपने बुक करना पड़ेगा, उसका प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। डाउटफुल में है तो उसका भी प्रोविजन है। ये सारा ऐसा रेशियोज है। अब जितने भी आप इसके अंदर देखते जाएंगे, स्टैंडर्ड पे है, मल्टीपल एनबीएफसी, अगर आपने ग्रुप के अंदर बहुत सारे देखें कि कॉमन सेट ऑफ प्रमोटर, अगर एक ही ग्रुप में बहुत सारे एनबीएफसी हैं,
तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोज देने चाहिए, अकाउंटिंग ईयर क्या है, शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट में क्या बनाना चाहिए। ये आपकी एनबीएफसी की बैलेंस शीट है, आप कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाते हो, दैट इज ओके, बट आप आरबीआई के हिसाब से भी आपको कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उसका उन्होंने फॉर्मेट दिया है इस एनेक्चर्स में। सेम आप लोन अगेंस्ट शेयर, ओन शेयर में आप अगर आप वर्किंग करते हो कि शेयर के अगेंस्ट आप फंडिंग करते हो, उसका एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो, कितने का सिक्योरिटी होगा तो मैं उसके खिलाफ कितना लोन दूंगा, तो वो एक अब ये लिखा है कि देखो यहाँ पे देखोगे अप्लीकेबल टू एनबीएफसी हैविंग एसेट्स है 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा हो तब आपको ये क्लॉज नंबर पैरा नंबर 22 अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप इस पर एक चेकलिस्ट बना सकते हो अपने लिए कि कौन सा क्लॉज मेरे लिए अप्लीकेबल है, मेरी कंपनी के लिए अप्लीकेबल है, कौन सा अप्लीकेबल नहीं है, कौन सा टेंशन है। मतलब जितना भी आप देखेंगे ये सारा आपको एक एक करके छोटे में शॉर्ट में इन्होंने ये आरबीआई ने इस चीज को शो किया है। इसके अलावा भी जो भी उसका मास्टर डायरेक्शन है, सर्कुलर है, मैं आया पीछे, जो भी नोटिफिकेशन वो इशू करते हैं अलग अलग एनबीएफसी को लेकर के, तो वो भी है। एक चीज में केवाईसी का आपको, मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी, एक जो आई थिंक केवाईसी आरबीआई नहीं, ये अमेंडमेंट है, वी डोंट वांट टू। ये अभी जो मास्टर ये केवाईसी का जो मैं बात कर, केवाईसी पॉलिसी आपको कैसी बनानी है, तो इस डायरेक्शन के तहत आपकी केवाईसी पॉलिसी आपकी ड्राफ्ट होनी चाहिए। तो ये आप देखेंगे ये अपडेटेड अभी मतलब मई में अपडेट हुआ था कि जो अभी लॉकडाउन में चल रहा है वीडियो केवाईसी, ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, नॉन फेस टू फेस कस्टमर, वो सारी चीजें इस केवाईसी में लिखी है आपको कैसे करना है। अगर आपको डिजिटल वेरिफिकेशन करना है, अगर आपको आधार केवाईसी करनी है तो आधार का करने का यहाँ पे उनका लिखा है कि आधार केवाईसी कैसे कर सकते हो, इस एक्ट के अंतर्गत है। एंड देन डिजिटल केवाईसी का क्या प्रोसीजर है, आपको वीडियो केवाईसी कर रहे हो कस्टमर का, तो मीन थिंग कि आपको इस डायरेक्शन में हर एक चीज लिखी है, वे कह सकते कि पूरा एसओपी है। आरबीआई मुझे लगता है कि कंपनी एक्ट से क्या डाला, ये आरबीआई का ये ज्यादा क्लियर डायरेक्शन रहता है हर एक चीज को। तो यहाँ से आप सारे डायरेक्शन, मास्टर डायरेक्शन आप एक्सेस कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ओके, आई एम क्लियर? यस सर। ओके, तो एक जो बच्चा है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपको सर्कुलर में तो मिल ही जाएगा, मैंने यहाँ पे जस्ट एक समराइज किया है कि एनपीए पे क्या प्रोविजनिंग होनी चाहिए। अगर आपका स्टैंडर्ड एसेट्स है तो आपको इस डेट के अंदर तो स्टैंडर्ड होगा, उसके ऊपर प्रोविजनिंग ये है। अब 0.4% भी सब डिवाइड है, 0.25, 0.33, 0.35 और 0.40, एंड देन सब स्टैंडर्ड उसका डेट मिलना चाहिए, इस पर्टिकुलर डेट में रहेगा तो सब स्टैंडर्ड उस पर 10% होगा। डाउटफुल, तो डाउटफुल में ये 3 कैटेगरी आती है, 4 कैटेगरी, 1, 2, 3 एंड 4, तो उसका प्रोविजनिंग है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर रहेगा। अगर वो कस्टमर मुझे लोन नहीं दे रहा है और इतने अंदर तक लोन नहीं दे रहा है, उसको हम डीपीडी बोलते हैं, डिले इन पेमेंट या डिले इन पेमेंट ड्यू, डिले पेमेंट ड्यू, तो 20% 1 साल तक, 3 साल तक 30 ऐसा। और जो ऐसा लॉस हो गया 1551 के बाद, मतलब उतने नंबर साल के बाद वो मुझे कुछ पैसे आने वाले नहीं है, मुझे 100% का प्रोविजन करना पड़ेगा अपने बैलेंस शीट में। तो आई थिंक ये एक है, ये टाइम नहीं रहता कि हम इससे बहुत ज्यादा डीप जाएं। ये प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा करके अपने फाइनेंस के पर्सन लोग करते हैं, बट फॉर इंफॉर्मेशन एज ए कंपनी, एज इंफॉर्मेशन या हमें ये जाननी भी बहुत जरूरी होती है। तो यह एक रिक्वायरमेंट है। अब फाइनली लास्ट में कोई भी पर्सनल कोई भी क्वेश्चन इफ यू हैव एनीबॉडी, मोस्ट वेलकम।
हेलो सर। यस सर। इनिशियल लेवल पे 2 CR की एफडी क्रिएट करनी पड़ती है एप्लीकेशन के टाइम। कौन सा एप्लीकेशन सर? मगर मैं एनबीएफसी के लिए एप्लीकेशन करता हूँ आरबीआई के हाँ पास, तो मुझे इनिशियली एफडी क्रिएट करनी पड़ती है 2 CR की। हाँ सर, मैंने कल जो दिखाया था वो जो आईडी होती है सर, लेट मी आई कैन शो यू अगेन। सर ये आरबीआई का कॉस्मोस का जो पोर्टल है, यहाँ पे आप जाएंगे ना, क्लिक रजिस्ट्रेशन, जब आप सर ये मुझे मेंटेन करके रखनी है क्या? मतलब कौन सा सर? मतलब मैंने एफडी क्रिएट की और मुझे लाइसेंस मिल गया उसके बाद, हाँ हाँ, तो मुझे वो एफडी नहीं मतलब क्रिएट करके रखनी थी। नहीं 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 सर, नहीं सर। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आज आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, और आप क्या सोचोगे, भाई ये 2 करोड़ मैं अपने करंट अकाउंट में क्यों रखूं, इसको एफडी में डाल दूं। दैट इज फाइन। जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता तब तक आप उस एफडी का यूज नहीं कर सकते। या आपको जो मैं कल बताया था कि आप थ्रू आउट द पीरियड आपका एनओएफ, तो एफडी भी आपका का एक रिजर्व हो गया, आप उसको जनरल रिजर्व में रखोगे। तो आप किसी भी मोमेंट पे आप 2 करोड़ से नीचे नहीं हो सकते, चाहे वो अपने करंट अकाउंट में रखो, चाहे वो आप अपने एफडी में रखो। एफडी में रखोगे आपको इंटरेस्ट आएगा, करंट अकाउंट में रखोगे तो सबको पता है कि कुछ इंटरेस्ट नहीं आने वाला। और सर इसकी कोई अपीलेटेड अथॉरिटी रहती है अगर मेरा कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है? हाँ, तो इसकी कोई अपीलेटेड अथॉरिटी जहाँ पे मैं वापस से सर एप्लीकेशन कर। बहुत, देखिए सर अभी रिसेंट में एक केस है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का, उन्होंने, उनका एक एप्लीकेशन था एनबीएफसी का, उन्होंने आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। मैं भी उस समय उस पार्ट था उसका। तो उन्होंने कंप्लेन करना चाहा, बहुत कम अपीलेटेड अथॉरिटी तक गए, मतलब आरबीआई में ही एक अथॉरिटी है, जैसे सब जगह है वैसे उनके ही सेशन में एक अपीलेटेड अथॉरिटी है, वहां से भी उनका रिजेक्ट हो गया। बोले नहीं, जो डिसीजन है डीजीएम का, मतलब डेप्यूटी जनरल मैनेजर का या जनरल मैनेजर का, वो फाइनल है, हम कुछ रिव्यू नहीं करेंगे। क्योंकि उनका जो, देखो 2 चीज है, अगर कोई बेसिक रिक्वायरमेंट के लेकर के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकर के रिजेक्ट किया है तब तो नहीं करेंगे, बट कोई जनरल क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज है कि भाई आपने ये काम नहीं किया, या आपका जो शेयर होल्डर है या आपका जो डायरेक्टर है वो उसका प्रोफाइल ठीक नहीं है, या आपका बिजनेस मॉडल मुझे सही नहीं लग रहा, अगर इसके है तो यू कैन चेंज इट। मगर कुछ ऐसा फंडामेंटल प्रॉब्लम है आपके एप्लीकेशन में, आपके कंपनी में, या आपका जो प्रमोटर है, आपका जो शेयर होल्डर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप जो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो तो ठीक है, अगर रेक्टिफाई नहीं कर सकते तो आप कोई अपीलेटेड अथॉरिटी नहीं है। इवन यू कैन गो टू द मिनिस्ट्री आल्सो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी चले जाओगे, फिर भी वहां का कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। जहां तक मैंने एक केस देखा है ऐसा कि अगर रिजेक्ट हुआ तो मतलब रिजेक्ट ही है, मान के चलो। अगर कोई बहुत जेन्युइन काम के लिए रिजेक्ट हुआ तब तो चलो ठीक है, आप बोल सकते हो कि मिस्टर ए डायरेक्टर नहीं है सर, नाउ आई कम विद द मिस्टर बी, तो चलो मैं मान सकता हूँ दोबारा एप्लीकेशन आप कर सकते हो। बट रिजेक्ट करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले आरबीआई आपको एक मौका देती है आपका रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए, साथ ही साथ आपका हियरिंग का मौका भी देती है बिफोर रिजेक्टिंग। तो वहां पे जो कुछ भी है आप उसको कोशिश करोगे कि आप वहीं पे खत्म कर लो, रिजेक्ट होने तक की या नौबत ना आए, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट सच में करनी है तो। ओके ओके सर, या so that सो आई थिंक सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेक्शन था, और फीडबैक भी हमको उसी हिसाब से ही आ रहे हैं कि जो भी ये वीडियो भी देख रहे हैं वो यही मेरे को फीडबैक दे रहे हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से आपने समझाया है। हाँ, यही चाहिए। हाँ, जो भी मैंने इतने सालों में सीखा है, हाँ, नहीं वो आपकी जी बोलिए सर। नहीं वो पूरी आपकी क्या ग्रेस्प है इस सब्जेक्ट के ऊपर, आपको उसे आई डोंट थिंक कि कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रहा है इस पूरे सेशन में कि जिसके लिए जी
तो चाहता हूँ सर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, ताकि मैं भी चीजों को थोड़ा सा, और अगर मुझे नहीं अभी समझ में आ रहा है तो मैं उस चीजों को और ज्यादा पढ़ के और ज्यादा चीजों को समझ के मैं रिप्लाई या रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँ। मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, यू कैन डू दिस रिक्वायरमेंट, जैसे भी लगे आपको, तो इज मोस्ट थैंक यू सर। अगर इसके अलावा भी किसी को कुछ पूछना है तो नंबर ले सकते हैं, ग्रुप में है हम लोग, अगर आपको वहां से भी कोई चीज जाननी है एनी टाइम, जो मैंने सेशन में नहीं लिया या आपको बाद में याद आता है कि ये चीज छूट गई, वो चीज छूट गई, डेफिनेटली जो एक मुझे लगता है, आई थिंक फ्रॉड के ऊपर हमने ज्यादा कुछ ये नहीं किया, मतलब बोला नहीं फ्रॉड के ऊपर, बट फ्रॉड एक ऐसी चीज है कि एज एंड व्हेन वाली बात है, जब आपको फ्रॉड होगा तो यू हैव टू रिपोर्ट। ऑफ कोर्स आप एफआईआर तो करोगे पुलिस में, पर साथ ही साथ अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको वहाँ पे आरबीआई को इन्फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आप उसका प्रोविजनिंग करते हो, उस फ्रॉड का स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करते हो। और अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोन में हो, तो जो गोल्ड आप स्टोर करते हो तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारा ऐसा देखा गया है इंटीरियर सेक्टर में कि वहाँ पे रॉबरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो इस तरह चीजों का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ब्रांच का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो आरबीआई ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है, जो कि सेक्टर वाइज है, तो सारी चीजों को एक साथ हम ले नहीं सकते। होपफुली जितना कोशिश किया हूँ कि जितना ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे सकूँ वो देने की कोशिश किया मैंने। जी सर, बाकी भी जैसे किसी की